रानी, रानी कहाँ है यार? नूरिया जो किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, राजा के पुकारने पर सर पर हाथ मारकर रह गई थी। ये जनाब जिस दिन घर होते हैं ना तो खुद कुछ करते हैं ना ही मुझे कुछ करने देते हैं। अब भी जरूर कोई ना कोई बहाना तैयार कर रखा होगा मुझे बुलाने के लिए। वो बुड़बुड़ाती हुई किचन से निकलकर कमरे की तरफ चल दी। कमरे में दाखिल होते ही अंदर की हालत देखकर नूरिया का सर चकरा गया। ये क्या किया आपने? वो एक हाथ से सर थामती बिखरे हुए कमरे को देखकर चिल्लाई, जहाँ हर तरफ कपड़े बिखरे पड़े किसी लंडा बाजार का मंजर पेश कर रहे थे। यार रानी, मुझे अपनी वो काली शर्ट नहीं मिल रही थी जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। बस वही ढूंढते ढूंढते ये थोड़ा बहुत सामान बिखर गया। उसके जवाब पर वो आंखें फैला गई। थोड़ा बहुत? ये थोड़ा तो कहीं से भी नहीं, अलबत्ता बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पर वो एक शर्मिंदा नज़र पूरे कमरे पर डाल गया। शर्ट मिली? आपके सख्त तेवर लिए आगे बढ़ती हुई बोली तो राजा खजाला से सर नफ़ी में हिला गया। उसके जवाब पर नूरिया आंखें सख्ती से बंद करती अपने अंदर तेज़ी से उमड़ते गुस्से को जब्त करने की कोशिश करने लगी। राजा 2 कदम आगे बढ़ता उसका हाथ थामकर एहतियात से उसे झटका देता अपने तरफ खींच के उसके दोनों हाथ अपने कंधों पर रखकर अपने मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपेट गया। गुस्सा क्यों करती है मेरी रानी? ये खादम है ना अपनी रानी की खिदमत के लिए। परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो मोहब्बत से कहता उसकी पेशानी पर लब रख गया। उसका अकीदत भरा बोसा नूरिया का सारा गुस्सा अपने साथ भगा ले गया। अच्छा छोड़ें, अब मुझे किचन में जाना है, खाना बनाना है। वो पीछे हटने लगी तो वो उसे मजीद खुद के करीब कर गया। छोड़ो हर काम को और सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ सुनो। वो उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखता उसका चेहरा अपने सीने में मौजूद दिल के मकाम पर जमा गया। गौर से सुनो मेरी दिल की आवाज़, मेरा बेचैन दिल तुमसे क्या कहना चाह रहा है। वो उसके कान के करीब झुक के सरगोशी करने लगा तो उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती नूरिया थरथरा उठी। क्या कह रहा है आपका दिल? उसके सवाल राजा उसके बालों में हाथ फंसाकर नरमी से पीछे की जानिब खींचता उसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया और झुककर अपने लब नूरिया के लबों के करीब तरीक कर गया, यूं कि अगर वो ज़रा सा हिलती तो उसके लब राजा के लबों से जा टकराते। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारी सांसें पी लूं। राजा के लब नूरिया के लबों के मुकाबिल सरगोशियां करने लगे तो वो कपकपा उठी। राजा एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठ अपनी गिरफ्त में ले गया और कतरा कतरा उसकी सांसें पीने लगा। नूरिया आंखें बंद करती उसके कंधों पर जमे अपने हाथ सिरकाती उसकी गर्दन में हायल कर गई। अपनी प्यास बुझाने के बाद राजा ने अपनी लब धीरे से नूरिया के लबों से अलग किया और झुककर उसकी लड़सी हुई पलकों पर फूंक मार गया। नशा बनती जा रही हो तुम राजा का। वो उसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशी करता उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसके बदन से उठती खुशबू खुद में उतारने लगा, जबकि उसके हाथ नूरिया की बदन में मौजूद अपने वजूद के हिस्से पर रक्सा थे। उसकी हरकतें नूरिया के जिस्म पर चूंटियां दौड़ाने लगे। उसका जिस्म लड़सने लगा तो राजा उसकी गर्दन से अपना चेहरा उठाता धीरे से इसे खुद से अलग कर गया और एक तफसीली भरपूर नज़र उसके भरे भरे खूबसूरत जिस्म पर डाल गया। उसके वजूद का हिस्सा अपने वजूद में सजाए वो उसे पहले से भी ज़्यादा हसीन लगती थी। उसकी गहरी नज़रें खुद पर टिकी देखकर वो शर्म से लाल होती, बाजुओं पर बिखरी चादर तेज़ी से अपना वजूद ढक गई तो उसकी हरकत पर वो कहका लगा गया, मेरी जीत मुझसे ही छुपा रही हो, ये तो बहुत ज़्यादती है यार। राजा बहुत बेशर्म है आप। वो सुर्ख पड़ती उसके सीने पर मुक्के बरछाने लगी तो वो फिर से हंस दिया। अच्छा सुनो, खाना मत बनाना, मैं एक काम से जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूँगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा लेता आऊँगा। मुझे काम से जाना है तो शायद थोड़ी देर हो जाए, तो परेशान मत होना और सो जाना। मेरे पास चाबी है घर की, खुद ही दरवाज़ा खोल लूँगा वापसी पर। और हाँ, जाने से पहले ये सब सामान समेट कर ही जाऊँगा। आखिरी बात पर नूरिया हंस दी तो राजा एक बार फिर से उसकी पेशानी चूमकर काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद काम ख़त्म हो गया तो वो पिज़्ज़ा नूरिया को लाकर देकर काम पर रवाना हो गया। पिज़्ज़ा खाने के बाद वो किचन समेट कर कमरे में आ गई। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां माह शुरू हो चुका था। वो तो अक्सर ही उसके हाथों और पाँव पर स्वेलिंग रहती थी। अब भी थोड़ा सा काम करने और खड़े रहने की वजह से उसके पाँव सूज चुके थे। राजा हर वक्त उसके पैरों की तेल से मालिश ज़रूर करता था, चाहे नूरिया जितना मर्जी मना करती, पर अपना पूरा काम करके ही वो दम लेता था। राजा का सोचते ही उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। वो आराम करने की नीयत से बेड पर सुकून से दराज हो गई। वो गहरी नींद में थी जब बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। उसने सुस्ती से जमाई लेते आंखें मसली और सामने दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। उफ, मैं इतनी देर सोती रही। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। वो चप्पल पैरों में उड़सती बाहर दरवाज़ा खोलने चलती। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही 14-15 साल लड़का हवास भागता सा खड़ा था। भाभी जी जल्दी चलें, गज़ब हो गया जी, राजा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस लड़के के अल्फाज बिजली बनकर नूरिया पर गिरे थे। क्या कह रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। उसे यकीन ही ना आ रहा था
मैं सच कह रहा हूँ भाभी जी, मोहल्ले के लड़के उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। अम्मा ने कहा है आपको भी बता दूँ, आप जल्दी से चलें मेरे साथ। नूरिया के आंसुओं से तर चेहरे को देखता हुआ अफसोस से बोला, तुम मुझे साथ ले जाओगी क्या प्लीज़? मैं बस चादर लेकर आती हूँ। नूरिया आंसू बहाती तेजी से कमरे की तरफ गई और बेड पर पड़ी चादर उठाकर अपने गिर्द ओढ़कर घर की चाबी पकड़ती बाहर आई, जहाँ वो लड़का खड़ा था। घर को ताला लगाने के बाद रोती हुई इस लड़के के साथ चल दी। वो साकित बैठी अपने हाथों में मौजूद इन कागज़ के चंद टुकड़ों को देख रही थी जो उसकी ज़िंदगी का फैसला कर चुके थे। उसकी नज़रें पूरे सफ़े से हटकर सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर ठहर गई, ब्लड कैंसर। ये 2 अल्फाज उस चाँद सी लड़की की ज़िंदगी का फैसला कर चुके थे। फिर वो रोती-रोती एकदम मुस्कुराकर आसमान की तरफ सर उठा गई। या अल्लाह तेरी रज़ा में मैं राज़ी। ये अल्फाज उसके लबों से अदा हुए, साथ ही आंखों से बहते आंसू खुश्क हो गए। वो वाकई अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी। वो सारे रास्ते रोती ही आई थी। अस्पताल पहुंचकर उसका दिल खौफ की शिद्दत से तेज़ी से धड़कने लगा। रिसेप्शन पे जाकर राजा का पूछते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे के सामने पहुंचकर नूरिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने ही बिस्तर पर वो दुश्मनी जहां सफ़ेद पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। सर पर सफ़ेद पट्टी की गई थी जो खून बहने की वजह से लाल हो रही थी। दाएं गाल पर रिगड़ लगी थी, दाना बाजू और टांग पट्टियों में बंधे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर नूरिया का कलेजा मुंह को आया था। वो दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर रखते अपनी सिसकियों का गला घोटने लगी। आंसू तेजी से गालों पर फिसलते जा रहे थे। राजा, जो कि आंखें बंद किए बेड पर लेटा था, किसी की मौजूदगी महसूस करता चौंक कर एकदम आंखें खोल गया। उसकी आंखें सीधा उस मासूम लड़की से टकराईं जिसमें राजा की जान बसती थी। रानी, आह! वो उसे पुकारता एकदम ऊपर को उठा तो टांग में लगी चोट ने कड़ा निकाल दी। नूरिया दौड़कर उसकी तरफ लपकी और उसे सहारा देकर पीछे लिटाने लगी। उसका सर सटाने पर सही से रखते हुए पीछे हटने लगी तो उसकी कलाई थामकर उसे खुद से नज़दीक कर गया। उसे चोट लगने के खौफ से नूरिया तेजी से अपना हाथ राजा के सर के पास बेड पर जमा गई। मारना चाहती है? उसकी बात पर नूरिया रोना भूलकर हौनक बनी उसकी शक्ल देखने लगी। क्या मतलब? हौनकपन चेहरे से ही नहीं, लहजे में भी वाजिया था। जान से मारना चाहती है ना मुझे? उसके सवाल पर बेयकीन निगाहों से सिसकती तेजी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। आंसू फिर से रवां हो चुके थे। वो उसकी गर्दन में हाथ डालता उसका चेहरा झुकाकर इसे अपने करीब तर कर गया कि नूरिया अपनी सांसें रोक कर रह गई। अगर मुझे मारना नहीं चाहती तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही हो, जो मेरे दिल पर खंजर की तरह तेज़ वार करके मेरी जान ले रहे हैं? जान चाहिए तो साफ बोलो, उफ़ किए बगैर ये जान तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। ये आंसू बहाकर क्यों तड़पा रही हो? काफ़ी जालिम हो, तड़पा कर मारना चाहती हो। उसकी जालिम बात पर वो जब्त खोती बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी तो राजा अपना हाथ उसकी गर्दन से हटाकर बाजू उसकी कमर में डालता उसे नरमी से अपने साथ लगा गया और सर झुकाकर उसे देखने लगा, जो अब उसके जख्मों से चूर वजूद पर दिनदराज उसके सीने पर सर रखे रो रही थी। वो लब सख्ती से आपस में पेवस करता अपनी तकलीफ पर काबू पाने लगा। तरस खा लो मुझ पर, इस तरह ये कीमती आंसू बेमूल करके और इन हसीन आंखों पर सितम ढाकर क्यों मेरे कमज़ोर दिल को मज़ीद कमज़ोर करने पर तुली हो? उसकी बेबसी भरे लहजे पर वो नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी तो फिर देखती ही रह गई। गौर से सुनो। वो उसका सर अपने सीने में मौजूद धड़कते हुए दिल के मकाम पर रख गया। महसूस कर सकती हो? वो उसका गाल सहलाता नूरिया से पूछने लगा, जो साकत से उसके बेतहाशा धड़कते हुए दिल की धड़कन साफ महसूस कर रही थी। यह हालत कर देती हो तुम मेरी। बिस्तर पर बस पड़ा हूँ, ऐसे में क्यों ज़ब्त का इम्तहान ले रही हो? लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। नूरिया को मज़ीद ज़ोर का रोना आने लगा। ऊंचा लंबा मजबूत मर्द वाकई उस नाजुक कली के सामने हार जाता था। मैं बहुत डर गई थी। वो अपनी नाक उसकी शर्ट से साफ करती बताने लगी। मैं महसूस कर सकता हूँ। वो सर हिलाकर बतलाने लगा। मुझे लगा आप तक पहुँचने से पहले ही मेरी जान निकल जाएगी। वो उसकी शर्ट सख्ती से अपने हाथ में जकड़ कर उसके सीने में सर छुपा गई। ऐसे कैसे निकल जाती तुम्हारी जान? फिक्र मत करो, हमारा साथ अज़ल से अबद तक है। वो उसका सर चूमता यकीन दहानी कराने लगा। हाँ, हम सिर्फ एक दूसरे के हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वो ज़िद्दी लहजे में जताने लगी तो वो धीरे से हंस दिया। मैं जानता हूँ। यकीन भरे लहजे में मुस्कुराहट की आमेज़िश थी। कितना रोती हो यार, मेरे बेबी को भी अपनी तरह रोंदू बना दोगी तुम। उसकी शरारत पर वो झटके से सर उठाकर माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे घूरने लगी। जी नहीं, मेरा बेबी रोंदू नहीं होगा, वो मेरी तरह मासूम और ब्रेव होगा। उसकी गर्दन अकड़ा कर कहने पर वो मुतासिर होता सर हिला गया। पर मुझे मेरा बेबी मेरे जैसा चाहिए। वो मुस्कुराकर अपनी फरमाइश जाहिर करता उसके गाल पर झूलती लट कानों के पीछे उड़सने लगा। क्या? मुझे अपना बेबी ठरकी नहीं चाहिए। उसके ये चीख कर बोलने पर राजा भौंचका कर रह गया। मैं ठरकी हूँ? वो खुद से बुड़बुड़ा कर रह गया। नूरिया उसकी बुड़बुड़ाहट अच्छे से सुन चुकी थी। तो नहीं है क्या? हर वक्त तो ठग झाड़ते रहते हैं मेरे साथ। वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई बोले तो उसकी बहादुरी पर राजा अश कर उठा। वो ठग नहीं, मेरा प्यार था बेगम। उस बेचारे को तो सदमा ही लग गया था उसकी बात पर। अच्छा, तो मैं ठरकी हूँ ना? अभी दिखाता हूँ अपना ठरकपन।
वो उसे खींच के एहतियात से अपने ऊपर गिरा गया। राजा नहीं, हम हॉस्पिटल में हैं, वो चीखने लगी, पर उसकी एक भी सुने बगैर उसकी सांसें खुद में कैद कर गया, जबकि उसकी शरारत पर वो खुद को कोस कर रह गई थी। वो झुंझलाई सी अपने पैरों में मौजूद हिल्स के साथ उलझ रही थी। बासिम की कोई बिजनेस पार्टी थी जिसमें मोमल को साथ ले जाने का शोशा वो सबके सामने छोड़ चुका था, और मोमल की एक भी सुने बगैर उसे पार्टी में जाने पर फोर्स कर दिया गया था। वो मिनाहिल को साथ ले जाना चाहती थी, पर बासिम सबके सामने कह चुका था कि रात आने में काफ़ी देर हो सकती है, इस वजह से मिनाहिल की नींद खराब होगी तो उसे साथ ले जाना मुनासिब नहीं। जिसके जवाब में मोमल सब्र के घूंट भर कर रह गई। रात के 8 बज चुके थे और बासिम अभी तक ऑफिस से ना लौटा था। लाट साहिब खुद कहाँ गायब हैं अब? अभी उसका बुड़बुड़ाना जारी ही रहता है। इससे पहले ही दरवाज़ा धीरे से खुलने की आवाज़ मोमल को चौकन्ना कर गई। चाहे जितना मर्जी नफरत का प्रचार करती, पर उस सितमगर से मोहब्बत तो आज भी थी और बेतहाशा थी। यूं सच संवर कर उसके सामने जाने से मोमल के दिल की हालत खैर होने लगी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, पर वो धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिश करती यूं ही झुककर हिल्स के स्ट्रिप से उलझने लगी, जो कि बंद ही ना हो रही थी। भारी कदमों की चाप मोमल को अपने नज़दीक आते महसूस हुई तो उसके हाथ कांपने लगे। बासिम आफरीदी जो भी कमरे में दाखिल हुआ था, अंदर पहली मशहूर कुन खुशबू उसकी हवासों पर खुशगवार असर छोड़ गई। वो आंखें बंद करता गहरी सांस भरकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जब चूड़ियों की खनक उसके हवास बेतार कर गई, वो चौंक कर आंखें खोल गया। उसकी नज़रें बेसाख्ता नजर आते दिलकश मंजर पर जम गई और फिर वहीं जम कर रह गई। सामने ही वस्परा ब्लड रेड कलर की साड़ी पहने अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। रेड कलर की नेट की स्लीव्स में उसके दूधिया बाजू मजीद दमक रहे थे। लंबे अरछम के खोल चुड़ैलों वाले नाखून भी लाल रंग से रंगे उसकी मुखरूती उंगलियों को चार चांद लगा रहे थे। झुकने की वजह से घटाओं सी जुल्फें आधी कंधे पर बिखरी थी, जबकि आधी चेहरे पर पड़कर उसका चेहरा ढक गई। बोट गले से झांकती उसकी दूधिया गर्दन उसको बहकाने लगी थी। इसके कानों में पहने झुमकों के साथ बासिम अफरीदी का दिल भी डोलने लगा। वो ट्रांस किसी कैफियत में कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। बेकरार दिल हमक हमक कर उस दिल नशी की तरफ जाने की जिद कर रहा था। वो उसके करीब पहुंचकर अपने कदम रोककर अपना हाथ उठाता उसकी थोड़ी थाम गया तो मोमल लरज उठी। बासिम उसकी थोड़ी थाम कर उसका चेहरा उठा गया। काजल से लबरेज नींद कटोरे, गालों की लाली और होंठों की सुर्खी बासिम अफरीदी पर खुमार तारी कर गए। उनकी नजरें आंखों से फिसलती लाल होंठों पर गई तो हलक में कांटे उग गए। वो दूसरे हाथ से गले में पहनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। उसकी नज़रों का मरकज देख मोमल गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और एक साइड से गुजरने लगी, पर उसकी हिल्स इसे ऐन मौका पर धोखा दे गई। इससे पहले कोई लड़खड़ा कर गिरती बासिम तेजी से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे अपनी तरफ खींच गया। वो धक धक करते दिल के साथ उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ जमाए खुद को उसके ऊपर गिरने से रोक गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी गंभीर सरगोशी से वो होश में आई। छोड़ें। वो एक झटके से पीछे हटती उसके हाथ अपनी कमर से हटा गए तो उसके हरकत पर लब भीज कर रह गया। फिर जाने क्या सोच के बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसकी मज़ामत की परवाह किए बगैर वो उसे कंधों से थाम कर पीछे स्टूल पर बिठा गया। खुद एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसके सामने बैठकर उसकी टांग थाम कर उसका पाँव अपने घुटने पर रख गया। वो हकदक सी उसके अमल को देख रही थी। वो कसमसाकर अपना पाँव पीछे करने लगी तो उसकी पिटली थाम के उसे घूर गया, जिस पर वो चुप बैठी रह गई। बासिम ने साड़ी उसके पाँव से ऊपर की जानिब खिसकाई तो उसकी गोरी पिंडलियाँ बासिम अफरीदी का दिल बेईमान करने लगी। बासिम ने होले से हाथ ऊपर खिसकाते उसकी पिंडलियों को धीरे से छुआ तो वो कांप उठी। उसकी सुर्ख पड़ती रंगत बासिम को मजीद गुस्ताखी पर उकसा रही थी, पर वो जानता था उसके नतीजे में वो भड़क उठेगी, इसीलिए अपने दिल को थपक थपक कर चुप कराने लगा। बारी बारी उसके दोनों पाँव में हिल्स बनाकर स्ट्रिप बंद कर गया तो वो तेज़ी से उठती ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ी हुई, जबकि वो उसकी फुर्ती देखता रह गया। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसे देरी का एहसास हुआ तो अलमारी के बाहर हैंग हुए कपड़े थाम कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो तैयार होकर बाहर आया तो मोमिल बेड पर बैठी हाथ में पकड़े मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी। वो उसे एक नज़र देखता ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल खुश करने लगा। उसकी नज़रें भटक भटक कर उस अस्परा की तरफ जा रही थी जो उससे बेनियाज बैठी थी। एकदम उठी और सहज सहज के चलती उसकी तरफ आई। उसका खूबसूरती से तराशा गया बदन एक दफ़ा फिर से बासिम अफरीदी के हवास तलब करने लगा। मोमिल उससे कुछ फासले पर खड़ी होकर अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा गई। आप कॉल नहीं पिक कर रहे थे बड़े पापा की, ये ले बात कर रहे। वो सपाट अंदाज में कहती अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा गई। वो मोबाइल उसके हाथ से थामकर कान से लगा गया तो मोमिल ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान समेटने लगी। वो बात कर चुका तो कॉल बंद करके उसका मोबाइल अपने हाथ में घुमाने लगा। मोमिल उसे कमरे के वस्त में खड़े अपने मोबाइल के साथ सर्कस करते देख आंखें घुमाते उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ सामने फैला गई। उसकी शफाफ हथेली देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराया। बासिम ने दूसरा हाथ जेब से निकाला और अपने सामने फैला
यह मोमल का हाथ, नाजुक हाथ, अपने मजबूत हाथ में पकड़कर उसे ऊंचा करके घुमा गया। उसके घूमने से उसका साड़ी का पल्लू भी उसके साथ रक्स करने लगा। मोमल हैरान परेशान इस सूरत हाल को समझने से कासिर थी। बासिम ने घुमाकर मोमल को अपने बाजू पर डाला तो मोमल चकराते सर के साथ उसका कॉलर दोनों हाथों में सख्ती से दबोचकर आंखें सख्ती से मिच गई। उसकी हालत देखकर खुद पे काबू पाते अपने अनाबी लब उसकी खमदार पलकों से सजी आंखों पर जमा गया। मेरे लिए नशे की बंद बोतल हो तुम। उसकी गंभीर बेबाक सरगोशी सुनकर मोमल होश में आते झटके से पीछे हटी और खिफत से ड्रेसिंग रूम में जा बंद हुई। उसके कतराने पर वो नफ़ी में से हिला गया। बेटा और बंद 30 मार खान, और छोड़कर जा अपनी मोहब्बत को। शादीशुदा होकर भी कमा रहा रहेगा तू सारी उम्र। वो खुद से बुड़बुड़ाकर अपनी तैयारी करने लगा। वो सफ़ेद जोड़े में सौगवार से बैठी लायानी सोचों में कैद थे जब अरसम आफरीदी धीरे से उसके पहलों में आकर नीम दराज हुआ। सॉफ्टी, उसकी प्यार भरी पुकार पर भी वो मुतवज्जो ना हुई तो अरसम उसे कोहनी से पकड़कर पीछे को अपनी जानिब खींच गया। उसके खींचने पर अरमिश एकदम बौखला गई और कटी हुई डाल की मांझी उसके सीने पर जा गिरी। अरसम उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करता उसे खुद के और भी नज़दीक कर गया। वो फैली आंखों और खुले मुंह से उसकी कार्रवाई समझने की कोशिश में थी। उसके नीम व गुलाबी लब अरसम आफरीदी को किसी शिद्दत भरी गुस्ताखी पर उकसा रहे थे। आज इतने माह गुजर जाने के बाद पहली दफ़ा वो अपने बेकरार दिल की पुकार सुनता उसे पीछे गर्दन से पकड़ के खुद पर झुका गया। अरमिश फटी-फटी नज़रों से ये सब मुलाहिज़ा कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा अरसम आफरीदी ने किया है। इतने महीने गुजर जाने के बाद भी उसने ऐसी गुस्ताखी कभी ना की थी। फिर आज इसके जज्बात इतने मुज़र क्यों हो गए थे? अपनी मन मर्जी करता वो पीछे हटा और करवट बदलकर अरमिश को नरमी से बेड पर लिटाकर खुद उसके दाएं बाएं हाथ रखता उसके ऊपर झुक गया और गहरी नज़रों से उसकी सुर्ख रंगत और फूली हुई सांसें नज़र बंद करने लगा। अरमिश, उसकी गंभीर आवाज़ में की गई सरगोशी अरमिश का दिल धड़काने लगी। वो पहली मर्तबा उसे उसके नाम से पुकार रहा था और अरमिश को आज पहली दफ़ा अपना नाम इस कदर दिलकश लग रहा था। उसके पुकार पर धीरे से लड़ती पलकों की झालर उठाकर उसको गहरी निगाहों में झांकने लगी, पर लम्हा भर ही ऐसा कर सके, फिर वापस उसकी बल्कि गुलाबी आरज़ों पर झुक गई। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि पाक औरतों के लिए पाक मर्द और बद औरतों के लिए बद मर्द। जानती हैं? उसके सवाल पर धीरे से सर हिला गई। अरसम पीछे हटता कोने के बल उसके पहलों में दराज होकर दूसरे हाथ में उसका पसीने से नम हाथ थाम गया। आपको मैं कैसा मर्द लगता हूँ? आपके अरमिश उसकी आंखों में झांकने लगी। पाक मर्द, उसके होंठों से बेसाख्ता ये अल्फाज फिसल कर बाहर आए। फिर मेरे हिस्से में कैसी औरत आनी चाहिए थी? वो उसका हाथ होले से अपने हाथ में दबाकर उसे गर्म करने की कोशिश करने लगा। पाक औरत जवाब देने के साथ ही अपने रुखसार कसारे पर अरमिश का दिल कर लाया था। उसे शिकवा होने लगा वो पाक क्यों ना थी। इस कदर मोहब्बत करने वाली, जान लुटाने वाला पाक मर्द उसे इस हालत में क्यों नहीं मिल सकता था कि वो भी पाक होती। उसका क्या कसूर था जो नापाक कर दी गई? मेरे निकाह में कौन औरत है? अरमिश का सांस बंद होने लगा। मैं, उसके एक लफ्ज़ी जवाब पर झुककर उसकी पेशानी को अपने लम्ब से मुअत्तर कर गया। जब अल्लाह ने खुद यही वादा किया है कि जैसा मर्द हो उसे वैसी औरत मिलती है, तो मुझे पाक जानते हुए आपने कैसे सोच लिया कि आप नापाक हैं? अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो सबसे बेहतर मुनसिफ है। आप एक पाक औरत हैं, शबनम के पहले कतरे की तरह पाक। खुद को नापाक तस्वर करके खुद को गुनहगार मत ठहराएं। अब की बार अरमिश सब खोती फूट फूट कर रोती। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ हस्बैंड? हमारी इज्जत क्यों ख़राब की गई? हमें क्यों नोचा गया? हमारा क्या कसूर था? अरसम उसे सीने से लगाकर नरमी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। कसूर आपका नहीं मेरी जान। अल्लाह पाक अपने बंदों को देखकर भी आजमाता है और लेकर भी, और वो आपको लेकर आजमा रहा है। आपको आजमाइश पर पूरा उतरकर सब्र का इनाम हासिल करना है, नाशुक्री करके अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। समझ रही है ना? उसके अल्फाज अरमिश के जलते जख्मों पर ठंडी मीठी फवार की तरह सरअंदाज हो रहे थे। वो पुरसुकून होते इसके सीने पर सर रखे पड़ी रही। अब क्या सोचा फिर आपने? उसके सवाल पर सर उठाकर उसे देखने लगी। हम अब नाशुक्री नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और सब्र करेंगे। अल्लाह हमसे खुश होकर हमें इनाम देगा। फिर उसकी मासूमियत भरी तफसील पर मुस्कुराकर फिर से उसका माथा चूम गया। शाबाश मेरी जान, पर अल्लाह को खुश करने का एक और तरीका भी है। उसकी नरम आवाज़ आखिर में सरगोशी में तब्दील हुई तो अरमिश नज़र उठाकर सवाल करने लगी। वो क्या? वो जानने को बेताब थी। हस्बैंड को खुश करें, अल्लाह पाक खुद ही खुश हो जाएगा। उसकी सरगोशी पर अरमिश की आंखों में इस्तेजाब तर आया। हस्बैंड, आप हमसे खुश नहीं हैं क्या? वो एकदम रूहान सी हुई तो अरसम बौखला उठा। नहीं मेरी जान, ऐसा कब बोला मैंने? पर हस्बैंड को ज़्यादा खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिससे वो मज़ीद खुश होता है।
वो उसकी अक्ल के मुताबिक उसके दिमाग में बात डालने लगा, जिसे सुनकर मजीद उलझ गई। मसलन उसकी उलझन दूर करने की खातिर वो लब दबाता उस पर झुक आया। उसके करीब तरीन आके उससे प्यार करके उसकी सांसें खुद में उलझा के अपने तन से उसका तन महका के उसकी गंभीर सरगोशियाँ अरमिश की जान लेने लगी। वो अपनी भीगी हथेलियों को उसकी आंखों पर जमा गई तो अरसम कहका लगाकर हंस दिया। करोगी मेरी ख्वाहिश पूरी? वो उसके कान के करीब झुका था। लब अरमिश के कान और गर्दन को छूने लगे। उसका दिल बाहर आने को बेताब था। बोले उसके इसरार पर घबराती शर्माती उसकी गर्दन में बाजू डालकर उसके सीने में छुपी तो उसकी रजामंदी जानता अरसम आफरीदी से खुद में भींच गया। मोमल घरेलू हुलिये में मौजूद थी। सादी काली शलवार कमीज पहने, बालों का जोड़ा बनाए और मिनाहिल के गंदे कपड़े इकट्ठे कर रही थी ताकि लॉन्ड्री में भेज सके। कपड़े इकट्ठे करके टोकरी में डालने के बाद वो कमरे से निकलने लगी। जब अंदर दाखिल होता बासिम उसका रास्ता रोक गया। पीछे हटे, मुझे बाहर जाना है। मोमिल के कहने पर बासिम और फैलकर खड़ा हो गया। उसकी बात हरकत पर लब भींचती अपना गुस्सा काबू करने लगी। रास्ता दे। उसके अब के वो जब्त से बोली थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है। वो आंखों में तन सजाए उस खुशफहम इंसान को देखने लगी। मोमल हंकार भर कर रह गई। बासिम ने उसके हाथ से टोकरी पकड़कर नीचे रखी और खुद उसे कंधों से थामकर कमरे के अंदर ले जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा? वो उसके सपाट चेहरे को देखता सवाल करने लगा। कैसा? हनूर सपाट अंदाज। बस कर दो मोमिल, कब तक नफरत नफरत खेलोगी? इतने माह गुजर चुके हैं हमारी शादी को, पर तुम्हारा रवैया है कि सही ही नहीं हो रहा। वो थक चुका था अब इस रूटीन से। मेरी इतनी तवज्जो भी तुम पर असरअंदाज नहीं हो रही। वो मुस्तफिर हुआ। मुझे नज़रअंदाजी के बाद दी गई तवज्जो से नफरत है। वो अपने कंधे उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के जतन करने लगी। मेरी दी हुई खुशियाँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। एक और सवाल। मुझे दुख के बाद दी गई खुशियों से नफरत है। उसके अंदाज में बिल्कुल भी लचक नहीं थी। मैं तुम्हें प्यार भी तो दे रहा हूँ। उसका इल्तिजाइया लहजा मोमिल को टगमगाने लगा, पर वो सिटिल रही। मुझे तकलीफ और धुतकार के बाद दी गई मोहब्बत से नफरत है। बासिम उसके ऐसे लहजे पर बेयकीन सा था। वो वक्त का तकाजा था मोमिल। हम मिलके सब सही कर सकते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मान, मोहब्बत, यकीन, इज्जत, अपना साथ, सब कुछ, पर अब सब भूल जाओ प्लीज़। वो बेबस और मुल्तजी हुआ। मुझे सब कुछ छीन कर वापस मुंह पर मारने वाले से नफरत है, क्योंकि मैं कोई भी बात भुला नहीं पाती। नफरत है मुझे आपसे, समझे आप? उसकी आंखों में देखकर फनकारी और उसका साकत वजूद अपने पीछे धकेल कर कमरे से बाहर निकल आई। बासिम ने उसे नहीं रोका था। उस हालत में ही नहीं रहा कि उसे रोक पाता। शायद मैंने अपनी स्वीटी को खो दिया। अल्फाज फड़फड़ाते हुए उसके मुंह से दावे और फिर उसके बाद गहरी चुप। नूरिया की पुकार पर राजा ने गर्दन झुकाकर उसे देखा, जो उसके सीने पर सर रखकर उसकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी। बोलो मेरी जान। उसके सर पर बोसा देकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? वो सर ऊंचे करती उसे देखती सवाल दाग गई तो राजा के चेहरे को मुस्कान ने छू लिया। इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? वो सवाल के बदले सवाल कर गया। उसकी सांसें। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो जवाब दे गई। हाँ, सही कहा। मेरे सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। अब आते हैं तुम्हारे सवाल की तरफ। वो कहता करवट बदल कर उसे बेड पर लिटाता खुद उस पर झुकाया और कोहनी के बल लेट गया। मेरी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो तुम मेरे लिए। मैं 72 हुर्रों का इकलौता दिलबर। अगर तुम पर फिदा हो तो सोच लो किस कदर अहम हो तुम मेरे लिए। उसके एक खूबसूरत इजहार पर वो मबहूत सी उसकी आंखों में झांकती रही। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसे खुद पर झुका गई। उसका चेहरा हाथों में भरे हुए अपने लब नरमी से उसके माथे पर रख गई। राजा पुरसुकून होता आंखें बंद करके उस खूबसूरत और रूह अफ़ज़ा एहसास को महसूस करने लगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपकी मोहब्बत का मान रख सकूँ। वो अपना माथा उसके माथे से टिका गई। राजा का मोबाइल एकदम बजना शुरू हुआ तो उठ बैठा। कॉल रिसीव करता मुकाबिल से बात करने लगा। उसे मोबाइल में मसरूफ़ देखकर नूरिया भी उठ बैठी और अपने बिखरे बाल समेटने लगी। बाल समेटने के बाद वो उठी और बेड के साइड टेबल पर बड़ी चादर उठाकर अपने वजूद के गिर्द ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। कॉल ख़त्म होने के बाद राजा ने कमरे को एक नज़र देखा जो खाली था। वो बेड से उठा और पैरों में चप्पल ओढ़कर कमरे से बाहर आया। किचन से खटपट की आवाज़ें सुनाई दी तो राजा उसी तरफ चल दिया जहाँ वो फ्रिज से जूस का डब्बा निकाल रही थी। मुझे एक काम से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है यार। उम्मीद है 2-3 घंटों में वापस आ जाऊँगा। रात का खाना हम एक साथ ही खाएंगे। तुम अपना और मेरे बेबी का बहुत सा ध्यान रखना और अब कोई काम करने मत बैठ जाना, वरना बहुत पिटोगी मुझसे, समझी? उसके प्यार और फिक्र भरी धमकी पर मुस्कुरा दी। ओके जनाब, जैसा आपका हुक्म। वो मुस्कुराती हुई जूस गिलास में डालने लगी। अच्छा ना, शोहर घर से बाहर जा रहा है, उसे अच्छे से रुखसत तो करो। उसकी चालाकी पर उसे देख कर रह गई। तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। राजा कहने के साथ नूरिया का चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसकी सांसों पर दस्तरस हासिल कर गया तो वो उसका कलर अपनी मुट्ठियों में भींच गई।
वो पीछे हटकर उसने नूरिया का चेहरा देखा जो लाल हो चुका था जबकि पलकें लरस रही थी। वो झुककर उसकी पेशानी चूम गया। जा रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना अपना और मेरी जान का। दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लो और खोलना मत, कोई भी आए अगर। मैं जब वापस आऊँगा तो खुद ही खोल लूँगा, चाबी है मेरे पास। अल्लाह हाफिज़। उसे ढेर सारी नसीहतें करता उसका गाल थपथपाता है घर से निकल गया तो वो भी मुस्कुराती है दरवाज़ा लॉक करती, किचन से जूस का गिलास पकड़ती कमरे में चली आई। जूस पीने के बाद मोबाइल पकड़कर लेट गई और कैंडी क्रश खेलने लगी। उसे गेम खेलते भी 10 ही मिनट गुजरे थे जब किसी अननोन नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल काट दी पर सामने वाला खासा ढेर था जो बार बार कॉल करता जा रहा था। जब छठी दफ़ा कॉल आई तो नूरिया झुंझलाती हुई कॉल उठा गई। हेलो हेलो नूरिया, ये मैं हूँ हाशिर। प्लीज़ नूरिया कॉल बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, बस उसके बाद कॉल बंद कर देना चाहे। हाशिर की आवाज़ सुनकर वो कॉल काटने वाली थी पर उसके इसरार पर उसका इल्तिजाइया लहजा देखती हुई लब भींचकर उसके बोलने का मौका दे गई उसे। उसकी खामोशी पर हाशिर ने उसकी रजामंदी महसूस करके अपनी बात जारी रखी। नूरिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। राजा को जैसा हम समझते थे वो वैसा नहीं। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका ताल्लुक माफिया से है, वो बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसकी बात सुनती नूरिया बेयकीन सी थी। आप झूठ बोल रहे हैं। राजा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपने कैसे सोच लिया आपकी किसी घटिया बात पर यकीन कर लूँगी मैं? खबरदार अगर आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी की तो। उसके इल्ज़ाम पर नूरिया भड़क ही उठी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। तुम्हें अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहाँ आकर खुद ही देख लो कि राजा क्या है और कैसा है। उसका यकीन भरा लहजा नूरिया को थर्रा कर रह गया। प्लीज़ नूरिया, एक दफ़ा आकर तुम अपनी आंखों से सारी हकीकत देख लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। जवाब में नूरिया चुप ही रही पर एक सेकंड में फैसला कर चुकी थी। ठीक है, आप एड्रेस सेंड करें, मैं आती हूँ। वो कहती कॉल काट गई। मैं वहाँ आकर साबित कर दूंगी कि मेरे राजा ऐसे नहीं, फिर उसके बाद कभी हाशिर की शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो खुद से कहती अलमारी से अपनी चादर निकालने लगी और फिर कुछ ही देर बाद चादर ओढ़कर मोबाइल पकड़ते घर से निकल गई। अगर उसे पता होता कि उसकी ज़िंदगी की ये गलती उसे किस कदर भारी पड़ सकती है तो कभी ये कदम ना उठाती। मीनू, मामा की जान, मामा को क्यों तंग कर रही हो? जल्दी से मामा पास आओ, मामा आपको ब्रेकफास्ट करवाएं। मोमिल मिनाहिल के पीछे भागती उसे आवाज़ें दे रही थी पर वो खिलखिलाती आगे भागती जा रही थी। मीनू आ जाओ बेटा वरना मामा पिटाई करेंगी। मोमिल कब से उसे नाश्ता के लिए मना रही थी पर उस छोटी मैडम का शरारतों का प्लान था, इसीलिए मोमिल के हाथ में आ रही थी। मुझे नहीं था ना, जवाब देती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। रुको मिनाहिल, ऐसे मत भागो, गिर। उसे फिक्रमंदी से मना करती से पहले अपनी बात पूरी करती मिनाहिल की चीख पूरे घर में गूंजी। मिनाहिल की चीखों पर मोमिल भागती हुई सीढ़ियों के पास आई जहाँ खून से लथपथ मिनाहिल सीढ़ियों से नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। चीखें सुनती अरमिश अपने कमरे से निकलती भागती हुई नीचे आई। ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी थोड़ी देर पहले ही मार्केट गई थी। अरशम भी घर नहीं था और बासिम भी ऑफिस जा चुका था। मीनू उठो मामा की जान, प्लीज़ मामा को परेशान मत करो। मोमिल मिनाहिल को उठाकर गोद में डालती वहीं ज़मीन पर बैठकर उसका चेहरा थपथपाने लगी। रोते ही अरमिश के दिमाग ने काम किया तो वो हिम्मत करके उठी, तेज़ी से कमरे की तरफ वापस भागी और जल्दी से बासिम का नंबर मिलाया। बासिम को सूरत हाल से आगाह करती वो वापस नीचे आई तो मोमिल यूं ही उसका चेहरा थपथपाती रोती चली जा रही थी। आप ही हमें इस हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, देखें कितना खून बह गया है। अरमिश की आवाज़ पर मोमिल ने चौंक कर गर्दन मोड़कर देखा तो वो भी उसके पास बैठी रो रही थी। अरमिश अरमिश देखो ये उठ क्यों नहीं रही? अरमिश इसे कहो उठे, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे क्यों परेशान कर रही है? अरमिश से कहती वो फूट फूट कर रोती तो अरमिश के आंसुओं में भी रवानी आ गई। कुछ नहीं होगा आप, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पता है कितनी शरारती है, हमें तंग कर रही है बस। इससे पहले कि मोमिल उसकी बात का जवाब दे दी, लाउंज का दरवाज़ा एक झटके से खुला और बासिम दौड़ता हुआ उन तक पहुंचा। बासिम को देखकर मोमिल की सांसें सीने में अटक गई। वो उसे मुखातिब किए बगैर उसकी गोद में पड़ी मिनाहिल को अपने बाजुओं में भरकर बाहर की तरफ भागा तो मोमिल भी होश में आते उसके पीछे लपकी। बासिम की गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई तो बासिम मिनाहिल को उसकी गोद में डालता खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते बासिम एक लफ्ज़ भी ना बोला। मोमिल रोती हुई बार बार मिनाहिल को आवाज़ें दे रही थी पर वो बेसुध पड़ी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही मोमिल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मोमिल की टांगों ने मजीद बोझ उठाने से इनकार किया तो वो सामने मौजूद बेंच पर बैठती चेहरा हाथों में गिराए ज़ारों को तार रोने लगी। वो बासिम की हद से बढ़ती खामोशी पर अंदर ही अंदर लरज़ उठी थी। वो जानती थी मिनाहिल को लेकर वो कितना हसास था। वो सख्त खौफज़दा थी कि बासिम इसे अब माफ़ नहीं करेगा। बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते बासिम की नज़र बुरी तरह रोती मोमिल पर पड़ी तो धीरे से चलता उसके पास आया और उसके साथ बैठ गया। मोमिल, उसने मोमिल के कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उसे पुकारा तो वो झटके से मुड़ती उसके सीने से आ लगी। वो बेचैन होता उसकी हिचकियाँ भरते वजूद को देख रहा था। बासिम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसे खाना खिलाने वाली थी पर वो खुद ही भागती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। पता नहीं कैसे गिर गई।
मैं तो उसे मना भी कर रही थी बासिम, पर वो गिर गई। मुझे मेरी बच्ची ला दें वापस, बासिम उसे ठीक करें। उसे बिलख बिलख कर रोते देख बासिम की आंखों के किनारे सुर्ख हो चुके थे। मोमिल, मेरी जान, कुछ नहीं हुआ उसे उसे थोड़ी चोट लगी है, बस डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखना बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी। और तुम्हारी इसमें क्या गलती? बच्ची है, खेलते खेलते गिर गई, इसमें किसी का कसूर नहीं। चुप हो जाओ शाबाश, जानती हो ना तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाता मैं, फिर क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हो? उसकी आवाज़ में बेबसी घुली तो मोमिल खुद पर अपने आंसू काबू पाते आंसू रोकने लगी, पर उससे अलग ना हुई। उसके सीने में मुदी उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े सू सू कर रही थी। बासिम, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी खौफजदा आवाज़ पर झुककर उसके बालों पर लब रख गया। जी मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो, नरमी से कहता उसके गिरद इसार बांध गया। उन्हें बैठे घंटा गुजर चुका था जब कमरे से डॉक्टर बाहर आया। बासिम और मोमिल तेजी से डॉक्टर की तरफ लप गए। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बासिम बेचैनी से पूछने लगा। मिस्टर बासिम, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। सर फटने की वजह से खून बह गया था, जिसकी वजह से नकाहत और खौफ से वो होश खो बैठी। स्टिचेस लगा दिए हैं और ड्रेसिंग भी कर दी है, थोड़ी देर तक वो होश में आ जाएंगी, फिर आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। रिलैक्स रहें, परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहता वहाँ से चला गया तो उसकी बात सुनते दोनों ने सुकून का सांस लिया। मोमिल गहरा सांस भरती बासिम के बाजू के गिर्द हाथ बांधती उस पर सर टिका गई। मैं बहुत डर गई थी। उसकी बात पर बासिम दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगा। मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत डर गया था, पर अल्लाह का लाख शुक्र सब ठीक है। थोड़ी देर बाद मिनाहिल को डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो उसे लिए घर से वापस घर चल दी है। नूरिया डरते डरते इस घर में दाखिल हुई जहाँ का पता हाशिर ने दिया था। अपने भारी वजूद के गिर्द मजबूती से चादर फैलाती और एहतियाती कदम उठाती आगे बढ़ती जा रही थी। वो घर बाहर से जितना वीरान, अंदर से इससे भी ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था। यहाँ तक तो आ गई, पर अब खौफ से दिल बुरी तरह लरज़ रहा था। कोई है? खाली मकान में उसकी आवाज़ गूंजी तो नूरिया को अपनी ही आवाज़ से खौफ महसूस हुआ। हाशिर आपकी उसकी पुकार पर एक कमरे से निकलता उसके सामने खड़ा हुआ। आइए आइए मिसेस राजा, वेलकम। उसके सर्द आवाज़ पर नूरिया बेसाख्ता एक कदम पीछे ले गई तो उसकी पुश्त लाउंज के बंद दरवाजे से टकरा गई। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया क्योंकि अभी ये दरवाज़ा खुला था, पर हाशिर के आते ही बंद हो चुका था। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? हाँ, उससे पूछता हाशिर उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था, जबकि नूरिया खौफ के बाइस अपनी चादर दोनों मुट्ठियों में भींच गई। हाशिर ने एक तफसीली नज़र उसके सरापे पर डाली। उसकी नज़रें नूरिया को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। वो एकदम तेज में आता आगे बढ़ा और नूरिया को बालों से दबोच गया। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, वो चीखती हुई अपने बाल उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की जिद्द करने लगी, पर उसकी चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उसे बालों से दबोचे अपने साथ खींचता एक कमरे में लाया और एक झटके से उसे नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। नूरिया ने बहुत मुश्किल से अपने हाथ ज़मीन पर जमाते खुद को बैलेंस किया था। अपने बच्चे को खोने के डर से उसका दिल बुरी तरह ढरक रहा था। तुझे क्या लगा कमीनी, कि तू मुझसे अपनी माँ बनने की खबर छुपाएगी तो मैं बेखबर रहूँगा? भूल है तेरी, मुझे तो शुरू में ही इल्म हो गया था, पर मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। और देख, आज कुदरत ने सही मौका दे दिया है। वो फनका रहा था जबकि नूरिया सुन्न होती उसे देख रही थी। उसे लगा सामने खड़ा ये इंसान हाशिर हो ही नहीं सकता। अगर वो ये हाशिर था तो उस हाशिर को वो नहीं जानती थी। नूरिया को बहुत जल्द एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। बोल, चुप क्यों है? अब जवाब दे, क्यों छुपाई मुझसे ये खबर? उसके पास ज़मीन पर एक घुटना टिका कर बैठता फिर से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया। हाशिर छोड़े मुझे, आप पागल हो गए हैं क्या? वो रोती हुई अपने बाल उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी तो एक झटके से उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हाशिर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी ख्वाहिश की वजह से मैं आर्जी शादी के लिए मान गई, पर मैं इस पर कायम नहीं रह सकी। मेरे पास भी दिल है, मेरी भी इज्जत नफ्स है। मैं कोई खिलौना नहीं जिसे जब चाह किसी और की झोंपड़ी में डाल दिया और जब चाह वापस हासिल कर लिया। मैं एक जीती जागती लड़की हूँ जिसके जज्बात और एहसासात हैं। मैंने पापा से जिद करके आपसे शादी की हाशिर, आपको हर सुख देने की कोशिश की। आपकी औलाद की रोज़ बरोज़ बढ़ती ख्वाहिश मुझे सूली पर अटकाए रखती थी। फिर जब आपको पता चला कि आप बाप नहीं बन सकते तो आप मुझे किसी और मर्द के पास जाने पर मजबूर करने लगे। मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझे अपनी जान लेने के दर पे आ गए। आपकी धमकियों की वजह से मैं ये सब मजबूर हो गई। आप तो इस कदर बेगैरत साबित हो कि अपनी बीवी किसी और की झोली में डाल दी। गैरतदार मर्द तो ऐसा सोचते हुए भी 1000 दफ़ा मरता है। आप तो पूरे बगैरत। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, हाशिर ने उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ की इतनी शिद्दत ज़्यादा थी कि नूरिया का अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। उसके मुंह में खून का जायका घुलने लगा। मुझे गाली देगी? हाँ, हाशिर को देख अब तेरे साथ क्या करता हूँ मैं, वो गैसो गजब से कहता, उसे बाजू से खींचता, कमरे के वस में पड़ी कुर्सी के करीब ले जाता, उससे कुर्सी पर बांध गया। चल अब शुरू कर के आगे की कहानी। उसके बोलने पर वो खौफ के मारे लब सी गई। बोल, वो चीख कर कहता उसे खुद थर्राने पर मजबूर कर गया। मेरी राजा से जब शादी हुई तब मैंने सोच लिया था कि अब किसी सूरत राजा से तलाक नहीं लूँगी।
मैं कोई खिलौना नहीं, एक सांस लेता वजूद हूँ जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसके पास इज्जत नफ्स है। और फिर राजा की मोहब्बत और इज्जत भरे रवैये ने मुझे अपने फैसले और भी साबित कदम कर दिया। राजा ने मुझे मर्द के एक नए रूप से आशना कराया। इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत जिसका मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। राजा ने वाज़ेह अल्फाज में मुझे बता दिया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ छोड़ना चाहती थी उन्हें। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई हाशिर, पर आज आपने धोखे से मुझे यहाँ बुलाकर साबित कर दिया आप कभी भी राजा की बराबरी नहीं कर सकते। बात खत्म होते ही नूरिया हाशिर से दूसरा थप्पड़ भी खा चुकी थी। वो बेआवाज़ रोने लगी तो हाशिर उसके मज़ीद करीब हुआ। इस सब से एक बात तो अच्छी तरह साबित हो गई कि धोखा देने वाले को भी बदले में धोखा ही मिलता है। जानती हो कैसे? उसके पूछने पर चेहरा मोड़कर दूसरी जानिब देखने लगी। हाँ, इतना गुरूर कोई नहीं, ये गुरूर अभी मिट्टी में मिलने वाला है, वो कहता उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। जानती हो राजा कौन है? उप्स, राजा तो राजा है ही नहीं। मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था कि जानती हो मुर्तसिम यज़दान हसन कौन है? उसके सवाल पर नूरिया की आंखों में उलझन उभरी। मैं बताता हूँ कौन है मुर्तसिम यज़दान हसन। ये देखो, ये है मुर्तसिम यज़दान हसन। वो मोबाइल की स्क्रीन नूरिया के सामने कर गया तो वो सामने देखती हुई नूरिया की आंखें फैल गई। क्या बकवास है ये? कोई मुर्तसिम कैसे हो सकता है? ये मेरे राजा हैं। उसकी कल पे शक करती चलाई। चिच, बेचारी नूरिया, किस कदर भोली हो तुम। जानता तो शुरू से ही था, पर अब तो यकीन हो गया है। 10 माह हो चुके हैं तुम्हें राजा के साथ रहते और अब तक उसकी असलियत ही ना जान सकी। बहुत अफसोस हुआ। खैर चलो मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई तुम्हारे प्यारे राजा की। उसकी बातें नूरिया को हिला रही थी। मुर्तसिम यज़दान हसन एक सीक्रेट एजेंट जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है, पर इसी मुर्तसिम को हम जानते हैं राजा के नाम से। राजा का गेटअप उसने अपने मिशन के लिए किया। जानती हो कौन सा मिशन? नूरिया की बेयकीन आंखों में देखता सवाल करने लगा, पर वो उस हालत में कहाँ थी कि उसके सवाल का जवाब दे पाती। मेरे गैंग को पकड़ने के लिए, वो इंकशाफ करता जा रहा था जबकि नूरिया की आंखों में बेयकीनी उतरती जा रही थी। मोमिल कहाँ हो यार? मोमिल जो किचन में खड़ी बासिम के लिए नाश्ता बना रही थी, ऊपर से आती उसकी चिंगाड़ती आवाज़ पर सब छोड़कर तेज़ी से कमरे की तरफ गई। क्या हो गया है? क्यों इस तरह चीख रहे हैं आप? कि इतनी तेज़ आवाज़ से भी मेरी बच्ची उठ जाती। वो उसे सुनाती कसमसाती हुई मिनाइल को टपकने लगी, जो चंद सेकंड में ही दोबारा नींद में चली गई। जी फरमाइए, आप किस खुशी में सुबह सुबह मेरे नाम का राग अलाप रहे हैं? मिनाइल को सुलाने के बाद बासिम की तरफ आई, जो ड्रेसिंग टेबल के साथ टीक लगाकर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था, जबकि दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। ब्लैक पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने वो मोमिल को हमेशा की तरह हमेशा से बढ़कर प्यारा लगा। उसकी गहरी नज़रें खुद पर जमी महसूस करके मोमिल की हथेलियाँ भीगने लगी, पर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करती उसके करीब चली आई। कोई काम था आपको? मैं आपके लिए नाश्ता। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बासिम उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तरीन खींच गया, तो वो मोमिल के चीख से चीख निकलते निकलते रह गई। बासिम उसकी कमर पर दबाव डालता उसे अपने साथ बिल्कुल लगा गया, तो उसकी इस कदर कुर्बत पर मोमिल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। क्या कर रहे हैं? मोमिल उसकी मजबूत छाती पर हाथ रखती पीछे होने की कोशिश करने लगी, पर उसकी कोशिश को नाकाम बना गया। इबादत। बासिम के जवाब पर चेहरा ऊंचा करके बेयकीनी से उसकी आंखों में देखने लगी। इबादत? पर कैसे? उसकी हैरत से खुली आंखों पर फूंक मारकर मुस्कुराए तो मोमिल पलकें झपकने लगी। बीवी से मोहब्बत करना इबादत है। अपनी बात के जवाब में उसके चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को मबहूत होकर देखने लगा। रूह मन। उसकी मोहब्बत से लबरेज आवाज़ मोमिल के जिस्म में फुरेरी दौड़ा गई। उसके लफ्ज़ों की चाशनी मोमिल की रूह को महकाने लगी। पलकें लरस कर आर्ज़ों पर सजदा रेज़ हुई। जी जानती हो क्या हो तुम मेरे लिए? उसकी गंभीर आवाज़ में किए गए इस सब साठ पर नफ़ी में सर हिला गई। करारे मन हो तुम, चाहते दिल हो तुम, उजाला सवेरा हो तुम, महकी रात हो तुम, सबज रातों का बयाम हो तुम, मुझ में मैं कहाँ हूँ, मुझ में पूर पूर हो तुम। उसके अल्फाज मोमिल की रूह को धड़ के उतरे और जले जख्मों पर फवार बनकर बरस रहे थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे बासिम ने उसे कोई दुख दिया ही ना हो, यूँ जैसे हमेशा से उसी मोहब्बत की हकदार रही हो। बासिम। मोमिल की पुकार पर बासिम ने सर झुकाकर उसकी आंखों में झाँकते उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया कि मोमिल की तेज़ होती धड़कन उसे अपने सीने में मदगम होती हुई महसूस हुई। बोलो जाने जान। वो चेहरा झुकाते उसके कान में सरगोशी करने लगा तो मोमिल लरज़ उठी। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और मेरा बनाया गया नाश्ता भी अब तक ठंडा हो चुका होगा। उसकी शर्ट के बटनों पर उंगली फेरती बोली तो बासिम आफरीदी के जज्बात पर ओस पड़ी। यार वो बदमज़ा तो होता बोला तो मोमिल खिलखिला कर हंसी। बहुत मज़ा आ रहा है ना मेरी हालत पर? अभी बताता हूँ, चिढ़कर कहता। शरारत से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसके इरादे समझती मोमिल उसे ज़बान चिढ़ाकर कमरे से बाहर भाग गई, जबकि वो सिर्फ उसकी फुर्ती देखकर रह गया।
फिर सर झटक कर भरपूर मुस्कुराता अपना रुख शीशे की तरफ मोड़कर अपने बाल बनाने लगा। वो बेचैन होती कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगा कर थक जाती तो अलमारी में मुंह देकर बेवजह तरतीबशुदा कपड़ों को फिर से तरतीब देने लगती। इस काम से उकता जाती तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करने लगती। मोमल ने गर्दन घुमाकर बेड की तरफ देखा तो उससे बेनियाज बासिम लैपटॉप सामने खोले कानों में ब्लूटूथ लगाए अपने बिजनेस वर्ल्ड में गुम था। न जाने आधी रात को ऐसा कौन सा काम है जो दिन के वक्त नहीं किया जा सकता। गुस्से में बुड़बुड़ाते उसकी नज़र बेड के वश में सोई मिनाइल पे पड़ी तो उसे उस पर भी गुस्सा आया था। कितनी बेवफा बेटी है मेरी, यहाँ माँ बोर हो रही है और ये सोई पड़ी है। वैसे सोते हुए तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है मेरी गुड्डी। वो प्यार भरी नज़रों से मिनाइल को देखती सोचती जा रही थी। नहीं मिस हिना, ये पॉइंट मत ऐड करें। उसके आवाज़ पर जल कर रह गई। चुड़ैल चिमट कर रह गई है मेरे शोर को। एकदम तैश में आती और बेड की तरफ बढ़ी और बासिम के सर पर जा खड़ी हुई, पर वो उस पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रहा। बासिम, उसकी पुकार पर अभी मुतवज्जा न हुआ, जिससे मोमल का गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ गया। बासिम, अब की दफ़ा थोड़ी बुलंद आवाज़ हुई। उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दे गया। मुझे कुछ पूछना है आपसे। वो अपने गुस्से को काबू पाने की कोशिश करने लगी। हाँ बोलो। उसे बोलने की इजाज़त देता वो लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाने लगा। मैं सोच रही थी हम अपने रूम में ब्लू कलर का पेंट करवा लेते हैं। उसकी बात पर वो सर हिला गया। ठीक है, मैं करवा दूंगा। उसके जवाब पर शाख से मोमल का मुंह खोल गया। वो अच्छे से जानता था कि इसे नीला रंग मोमल को सख्त नापसंद था। मैं ये भी कह रही थी कि मिनाइल के लिए हम एक केयर टेकर अरेंज कर लेते हैं। वो अपनी गलतफहमी दूर करने की खातिर एक और सवाल दाग गई। ओके, हो जाएगा ये भी। उसके जवाब पर मोमल के मुंह के साथ साथ उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था उन दोनों की बेटी के लिए। वो गुस्से में लाल पीली होती, मुठ्ठियां सख्ती से बंद करती अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। दूसरी शादी भी कर लें फिर। वो दांत पर दांत जमाते उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ओके ठीक है। बासिम के जवाब पर मोमल के ज़ब्त की तनाबें टूट गईं। वो सख्ती से पैर पटकती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद किया। ठा की आवाज़ पर अपने काम में मसरूफ बासिम का दिल दहल गया। वो उलझन भरी नज़रों से पूरे कमरे को देखने लगा। महज 3 सेकंड लगे थे उसे सारी सूरत हाल समझने में। ओ शिट यार। वो एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे ही हाथ की हथेली पर माथा खुद को कोसने लगा। मिस हिना, बाकी का काम हम सुबह ऑफिस में डिस्कस करेंगे। ओवर। वो कॉल काटकर ब्लूटूथ कान से उतारकर साइड टेबल पर रखकर बेड से उतर खड़ा हुआ। सामने लैपटॉप उठाकर ब्लूटूथ के साथ रखा और ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को खोलने लगा। मोमल। उसकी पुकार पर कोई जवाब ना मिला। मोमल, ओपन द डोर। इस दफ़ा भी ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा बोलने के साथ साथ दरवाज़ा नॉक कर रहा था, पर धनुष जवाब था। वो जानता था उसे गुस्सा बहुत कम आता है, पर जब प्यार था सब कुछ पसंद कर देता था। ओके, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मेरा कोई कसूर नहीं होगा। उसकी धमकी भी जब काम ना आई तो बासिम साइड टेबल ड्रा से डुप्लीकेट चाबी निकालता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। वो जो गुस्से में भरी से हाथ सीने पर बांधी खड़ी थी, लॉक खोलने के आवाज़ पर चौंक कर मुड़ी। उसके मजीद कुछ सोचने से पहले ही बासिम दरवाज़ा खोल चुका था। उसे देखकर मोमल गुस्से से चेहरा दूसरी जानिब फेर गई। बासिम दोनों हाथ सीने पर बांधे दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा होता गहरी नज़रों से मोमल को देखने लगा, जो सुर्ख चेहरा लिए बासिम के अलावा हर तरफ देखने में मोहर थी। स्वीटी। बासिम की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ सुनकर मोमल का दिल बिल्लियों उछलने लगा। कितने अरसे बाद इस नाम से पुकारा था उस दमगढ़ ने। मोमल के दिल उसकी तरफ हमकने लगा। कम है। वो फिर से पुकारने लगा, पर मोमल अपने दिल को नाट कर चुप करवाते स्टिल खड़ी रही। उसके हर डरने पर बासिम को गुस्सा आने लगा, पर वो लबीजता खुद पर काबू पाने लगा। वो उसे मजीद नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरते मजबूत कदम उठाता मोमल की तरफ बढ़ने लगा। उसे यूं अपनी तरफ बढ़ते देख मोमल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके करीब पहुंचकर वो 2 कदम के फासले पर रुके और गहरी नज़रों से मोमल के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगा। नाराज़ हो? वो मोमल के गाल चूमती हवाला लटों को अपनी उंगलियों पर लिपेट कर पूछने लगा। उसके लहजे की नरमी मोमल का दिल पिघलाने लगी, पर वो अपनी बेहद बढ़ती धड़कनों को थपक कर चुप करवाती खामोश कर ही रही। जवाब न मिलने पर बासिम झुककर उसे उठाता कंधे पर डाल गया। छोड़े मुझे बासिम, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारे मुझे। वो उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथ के मुक्के मारती तभी आवाज़ में चीखने लगी, क्योंकि अपनी बेटी की नींद नहीं खराब करना चाहती थी। बासिम उसकी एक भी सुने बगैर उसे लेता बेड की तरफ बढ़ा। उसे बेड पर लिटाने के बाद बासिम ने बेड के दरमियान सोई अपनी शहजादी को उठाकर दीवार के साथ लगे छोटे से बेड पर लिटाया और फिर वापस बेड की तरफ आया। उसे अपनी तरफ पलटता देख मोमल रुख मोड़ती तकिए में मुँह छुपा गई। बासिम अपनी मुस्कुराहट छुपाता उसके पीछे लेटकर उसे बाजू से जकड़ता उसका रुख अपनी तरफ कर गया। नाराज़ क्यों हो? उसके सवाल पर मोमल पल भर के लिए अपनी आंखें
उसकी आंखों में गाड़ गई, पर बासिम की बोलती आंखें ने बहुत जल्द उसे आंखें चुराने पर मजबूर कर दिया। सॉरी यार, इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, कहने के साथ वो बाकायदा कान को हाथ लगा गया। किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे, मुझे नींद आई है, मुझे सोना है। सपाट अंदाज में कहती रुख मोड़ गई तो बासिम गहरी सांस भरकर रह गया। ओके। बासिम उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तरीन खींच गया। मोमल एकदम सटपटा, ये क्या? इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, बासिम उसके होंठों पर अपनी उंगली जमा गया। चुपचाप सो जाओ वरना फिर सोने नहीं दूंगा। उसकी सरगोशी करते लब और बेबाक अल्फाज मोमिल को कपकपाने पर मजबूर कर गए। वो झुरझुरी लेती, झट से आंखें बंद करती, सोने की कोशिश करने लगी, पर सितमगर की गुर्बत में ऐसा कहाँ मुमकिन था। राजा घर पहुंचा तो बाहर लगे दरवाजे पर ताले को देखकर उठी ठक गया। नूरिया कहाँ गई? ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर साई साई कर रहा था। रानी कहाँ हो यार? ऊंची आवाज़ में नूरिया को भगाता पूरा घर चेक करने लगा, पर वो कहीं भी नहीं थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला, नूरिया का नंबर डायल किया। द डायल नंबर इज पावर ऑफ, प्लीज़ ट्राई बैक लेटर। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार नंबर मिलाने पर बन जा रहा था। अब की बार वो हकीकतन काफ़ी परेशान हो चुका था। दफ्तर उसके दिमाग में एक ख्याल कोंदे की तरह लपका। हाशिर, शिट, मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? वो दोनों हाथों से बाल नोचता खुद को अहमक तरीन इंसान समझ रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और तेज़ी से एक नंबर डायल किया। हेलो, एसएसपी मुर्तसिम यजदान स्पीकिंग। हाशिर पर अटैक का वक्त आ गया है, जल्दी से फोर्स रेडी कर रखो, हमें अगले 1 घंटे में अटैक करना है। फोर्स तैयार करो, मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। ओवर। बारो अंदाज में हुक्म सादर करता अपना लबो लहजा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। यस सर, जवाब सुनते ही वो कॉल काट गया। उसकी उंगलियां तेज़ी से एक और नंबर मिलाने में मसरूफ थी। हेलो एहसन, हाशिर ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया, हमें अगले 1 घंटे में अटैक करना है, अपने हाथ में तैयार रखो, हरी अप। सख्त लहजे में हुक्म सुनाता कॉल बंद करके तेज़ी से मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगा। 5 मिनट बाद अपना काम करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अलमारी के निचले हिस्से में बने एक खुफिया लॉकर को खोलने लगा। लॉकर खोलकर उसने उसमें पड़ी पिस्टल उठाकर जीन्स में उड़सी चाकू पकड़कर लॉकर बंद किया और चाकू को देखने लगा। ये एक तेज़ चमकता हुआ तेज़ धारीदार चाकू था जिसकी छोटी सी दस्ती काले रंग की थी। राजा ने चाकू की नोक अपने हाथ की हथेली पर रखी, उसका हल्का सा दबाव डाला। दबाव पड़ते ही सुर्ख खून की नन्ही सी बूंद चाकू की नोक पर चमकने लगी। उसने चाकू हटाकर शर्ट के बाजू से साफ किया और अपनी हथेली पर लगी कट पर उंगली दबाई। 5 सेकंड्स बाद खून निकलना बंद हो गया। तुमने अच्छा नहीं किया हाशिर, अब देखो मुर्तसिम यजदान तुम्हारे साथ क्या करता है। जस्ट वेट एंड वॉच। लाल अंगारा होती आंखों को गैर मरीज नुक्ते पर जमाए राजा ने सोचा और सपाट चेहरा लिए घर से निकलता चला गया। घर से निकल वो गली के बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा, मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ एक जगह का, वहाँ पहुँचो सब जल्दी। बात मुकम्मल करके मोबाइल जेब में रखता वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा और गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। सबने पहले उसने गाड़ी करीबी मस्जिद की तरफ मोड़ी। मस्जिद पहुंचकर गाड़ी से बाहर निकला और जूता उतारकर मस्जिद में दाखिल हुआ। सबसे पहले वज़ू किया और फिर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। 2 रकअत हाजत नफल की नियत बांधी और पढ़ना शुरू किया। रुकू के लिए झुका तो आंख से एक बहता आंसू कदमों में जा गिरा। सजदे में सर झुकाया तो दिल भर आया। नफल पढ़ के सलाम फेरी और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अब की दफ़ा आंसू पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। काबू पाता भी क्यों, आंसू रोकता भी क्यों? उसकी ज़ात के आगे रोना ही तो जचता है। वही तो है जो आंसुओं के इलाज रखता है, रुसवा नहीं करता। आंसू बहना शुरू हुए तो बहते ही चले गए। या अल्लाह, मैं तेरा बड़ा नाफरमान बंदा हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, पर तू तो रहीम है, रहमान है, गफूर है। मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम फरमा, मुझे माफ़ कर दे। इंसान गुनाहों और खताओं का पुतला है। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा ना देना मुझे, मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, मैंने बहुत दुख देखे हैं अपने हर अजीज़ को खोने के बाद। अब मुझ में हौसला नहीं मैं अपनी रानी को भी खो दूँ। वो मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया है, मेरे वजूद का हिस्सा, उसके वजूद में सांसें ले रहा है। वो मेरी ज़िंदगी की राहत है, मेरी जन्नत की साथी। उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो मुझे हिम्मत देना कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूँ। आंसुओं से तर चेहरे पर हाथ फेर कर वो वहीं बैठा अपने जज्बात पर काबू पाने लगा। बज़ाहिर लोहे की तरह मजबूत दिखने वाला मर्द अंदर से कांच के बिखरे टुकड़ों की मानद था। हमेशा उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली जाती थी और वह दही दामा रह जाता था। हालात ने बाहर से उसे जितना मजबूत बना दिया था, उसकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए वाक़यात ने उसे अंदर से इतना ही खोखला भी कर दिया था। पर अब उसने तहिया कर लिया था वो चुप नहीं बैठेगा। बरसों पहले भी एक जंग हुई थी और मुर्तसिम यजदान हार गया था, क्योंकि तब वो एक बच्चा था। आज फिर एक जंग होनी थी जिसमें उसे हारना नहीं जीतना था, क्योंकि मुर्तसिम यजदान अब एक बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक भरपूर तवाना मजबूत मर्द बन चुका था, जो सब दुश्मनों के मुकाबले के लिए अकेला ही काफ़ी था। वो अकेला भी इन हज़ारों पर भारी था। 100 दिन कुत्तों के हों तो एक दिन भी शेर
का ज़रूर आता है, वो एक दिन भी कुत्तों के 100 दिनों पर भारी होता है। वो मजबूत और अटल इरादे लिए वहाँ से निकल गया। अब वक्त आ गया था दुश्मनों को निस्ता नाबूद करने का। वो सपाट चेहरे लिए कुर्सी पर बंधी बैठी थी। हाशिर की बातों ने उसके वजूद में तूफान बर्पा कर दिया था। वो ये सोच सोच के पागल हो रही थी कि हाशिर को क्या ज़रूरत पड़ी थी उससे इतना बड़ा झूठ बोलने की। कोई बात तो थी ही कि वो सब बोल रहा था। अगर हाशिर की बात सच होती तो इतना बड़ा धोखा उसका राजा उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता था। दरवाज़ा खुलने के बाद नूरिया ने सर उठाकर देखा तो हाशिर कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें रोल करके हाथ में पकड़ रखा था। कदम कदम चलता नूरिया के नज़दीक आया और पास पड़ी कुर्सी नूरिया के सामने रखकर बैठ गया। उसकी मकरूर सूरत देखते हुए तनफ्फुर से चेहरा मोड़ गई तो उसकी हरकत पर हाशिर भुना उठा। बड़ी अकड़ है ना तुझमें, आज ये सारी अकड़ हवा हो जाएगी। चल पकड़ और साइन कर इन पर। वो नखवत से कहता हाथ में पकड़े पेपर्स उसकी गोद में रख गया। उसकी बात के जवाब दिए बगैर वो तनफ्फुर भरी नज़रों से उसे देख रही थी। क्या देख रही है, साइन कर जल्दी। हाशिर की बात पर एक नज़र उस पर डाल के दूसरी नज़र अपने हाथों पर डाल गई जो बंधे हुए थे। उसका इशारा समझते वो उठा और कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ। खोलने लगाऊं पर खबरदार कोई चालाकी की तो ये सोच लेना पहले इस हालत में नहीं तुम कि कोई चालाकी कर सको। उसकी धमकी पर नूरिया की आंखें भर आईं। उसके वहम गुमान में भी ना था ये कि उसके साथ ये सब हो रहा है। हाथ खोलने के बाद वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। अलबत्ता पाँव अब तक बंधे थे। नूरिया ने जो ही इन पेपर्स पर लिखे तरीके को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फैलती चली गई। ये सब क्या है? नूरिया बेयकीनी से उन पेपर्स को देखते उसे सब सार करने लगी। नज़र नहीं आ रहा या पढ़ना नहीं आ रहा? तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, वही प्रॉपर्टी जिसके खातिर मैंने तुमसे शादी की थी। उस पर बम फोड़ता हुआ आखिर में मकरू कहका लगाकर हंस दिया। जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? उसके सवाल पर वो आंसू भरी नज़रों से उसके उस जालिम इंसान को देखने लगी। तुम्हारी जायदाद हासिल करने के लिए। उसके इंकशाफ पर नूरिया को हैरत का एक और झटका लगा। तुमसे शादी तो कर ली पर अब सवाल था इस जायदाद जिसकी खातिर मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे बाप ने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम लगवा दी जबकि मुझे तो पूरी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा वो बूढ़ा इतनी आसानी से तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करेगा नहीं। अगर तुम्हारी जायदाद में भी मैं अपने नाम लगवा लेता तो उस बुढ़े को पता चल जाता। इसलिए मैंने उस बुढ़े को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिया। एक और इंकशाफ, और ये इंकशाफ सबसे जहरीला था। जिस बाप की मौत को वो आज तक एक हादसा समझती आई थी वो हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। ये सोच ही नूरिया की रूह लजा गई थी। तुम्हारे बाप को मार दिया तो उसकी इकलौती औलाद होने की वजह से सारी जायदाद तुम्हारी नाम हो गई। अब मैं चाहता तो तुम्हें मार के सारी जायदाद अपने नाम लगवा लेता पर जानती हो इससे क्या होता? इन्वेस्टिगेशन होती तो पुलिस का पहला शक मुझ पर जाता। फिर मैंने सोचा कि हमारा बच्चा होगा तो बच्चे की पैदाइश के दौरान तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम मर जाती तो तुम्हारी सारी जायदाद का मालिक कौन होता? जाहिर है तुम्हारी औलाद। पर उस प्लान का बेड़ा गर्क तब हुआ जब मुझे पता चला मैं बाप नहीं बन सकता। फिर मेरी जाने मन माही ने मुझे मशवरा दिया क्यों ना बच्चे के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी जाए। अब तुम सोच रही हो माही कौन है? भाई माही मेरी मोहब्बत, मेरी सच्ची मोहब्बत। फिर एक दिन जब मैं माही से मिलने गया तो वहाँ मुझे राजा मिला। मैंने उसे साईं समझ के तुम्हारी शादी उससे करवा दी पर वो साला कुछ और ही निकल आया। जहाँ इतना कुछ जान चुकी हो तो एक और बात जान लो। ड्रग्स सप्लाई करता हूँ मैं। गैंग है हमारा जहाँ हम यूनिवर्सिटी के तलबा और क्लब्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इसका मीन है मुर्तसिम उप्स राजा। हाँ, राजा ने मुखबरी करके हमारा माल पकड़ा दिया और पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया। पर हाशिम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, उसका सबसे कीमती माल चुरा लिया। तुम घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया निकलोगे। मेरे बाप ने के कातिल हो तो मैं तुम्हें अपना मसीहा समझती रही। तुम्हें इतनी गंदी प्लानिंग की और मैं तुम्हें क्या समझती रही? इंसान की खाल में छुपे बेड़ी हो तुम। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। वो एकदम जब्त खोती चीखती चिल्लाती हाशिर पर झपटने लगी। उसके पाँव अब तक कुर्सी पर बंधे थे। एकदम खड़ी होती उस पर झपटती और उसका मुंह नोचने लगी। हाशिर उससे उम्मीद नहीं रख रहा था कि वो ऐसा करेगी। एकदम संभलता पीछे हटा। तेरी इतनी हिम्मत! वो गुस्से से धाड़ता आगे बढ़ा और नूरिया के गाल पर थप्पड़ जड़ गया। आह राजा! थप्पड़ इतना शदीद था कि वो उसकी शिद्दत से लड़खड़ाते पीछे पड़ी कुर्सी पर गिर गई। उसे अपने मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस हुआ। वो नाजुक पली लड़की जिसे आज तक किसी ने फूल से भी न मारा था उस जाबिर इंसान के थप्पड़ की शिद्दत बर्दाश्त न कर पाई और फूट फूट कर रो दी। मुझे मारेगी? हाँ, हाशिर को मारेगी। मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ। जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर वरना तू और तेरा बच्चा सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे मेरे हाथों। पॉकेट से पिस्टल निकाल कर उसके सर पर तान गया तो नूरिया का रंग फुक हुआ। ये मेरे पापा का कुल सरमाया है। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हिचकियों के दरम्यान बोलती उसकी मिन्नत करने लगी पर उसके सुनने वाला कौन था? तेरा भाषण नहीं सुनना मुझे। जल्दी से साइन कर, वक्त नहीं मेरे पास। सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर साइन ना किया तो तू कुर्सी समेत नीचे जाएगी और तेरा बच्चा सीधा ऊपर।
उसे धमकी देता उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा होता, उसकी गोद में पेपर्स फेंक गया तो नूरिया लड़ते हाथों से पेन पकड़ गई। आंसू तो आते से बहते जा रहे थे। वो इस वक्त खुद को दुनिया की बेबस तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। ये जायदाद उसके लिए अपने बच्चे से प्यारी नहीं थी। लड़े से कांपते हाथों से जैसे ही उसने साइन किया, हाशिर उसके हाथ से पेपर झपटकर 4 कदम पीछे होता कुर्सी की एक जोरदार ठोकर से गिरा गया। सुनसान और वीरान कमरा नूरिया की दिल दहलाती चीखों से गूंज उठा तो हाशिर के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट डेरा जमा गई। उसे जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाई, उसकी गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियों के टायर चरचराने की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो एक लम्हा बिसाए के बगैर एक जिस्म में गाड़ी से उतरा और सामने खड़ी इमारत के खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो गया। पीछे मौजूद गाड़ियों से निकलते अफराद तेज़ कदमों से उसकी पैरवी करने लगे। वो मजबूत और फुर्तीले कदम उठाता उस खुले मैदान की तरफ बढ़ गया जहाँ बहुत से लोग पहले ही मौजूद थे। तेज़ कदम उठाता सामने रखे टाइल्स की तरफ बढ़ गया। सामने मौजूद अफराद उसे अपने सामने देखते तेज़ी से सलूट कर गए। वो सर से इशारा करता जेब से कुछ निकालने लगा। अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाल कर सामने मौजूद टाइल्स पर रखने के बाद उसने जांचती हुई नज़र सामने खड़े अफराद पर डाली। एक साइड पर इंस्पेक्टर हसन अपनी टीम के साथ खड़ा था जिसके तमाम अफराद अपनी मखसूस पुलिस की वर्दियों में मौजूद थे। दूसरी जानिब 30 अफराद और खड़े थे जो इंटेलिजेंस के बंदे थे और इस वक्त सिविल कपड़ों में मलबूस थे। उसने एक तफसीली नज़र दोबारा उस कागज़ के टुकड़े पर डाली, फिर से अपने हाथ में लिए चल के थोड़ा आगे आया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जो भी करना है अभी करना है, बहुत होशियारी से करना है। जैसा कि सब जानते हैं, हम इस गैंग के 5 खुफिया अड्डों का पता लगा चुके हैं। हमें अब उनके हर अड्डे पर एक साथ हमला करना है। अगर हम उनके किसी एक अड्डे पर हमला करें तो फिर दूसरे अड्डे की तरफ बढ़ेंगे तो वो पहले से हमले से मोहतात होकर बाकी जगहों से रूपोश हो जाएंगे। दुश्मन को कभी कमज़ोर समझकर मौका नहीं देना चाहिए जब तक आप अपने दुश्मन पर पंजे ना गाड़ लें। आप कभी उसकी ताकत के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। दुश्मन कभी कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमें खुद उससे ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। हम उन तमाम अड्डों पर एक साथ हमला करेंगे, ऐसे में उनको फरार का मौका नहीं मिलेगा और बौखला जाएंगे। ही इनका वीक पॉइंट होगा जिससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है। फिर सब आप मेरी बात समझ रहे हैं? भारी आवाज़ में कहता उन सबसे सवाल कर गया। यस सर, सब एक ज़बान होकर बोले तो मुर्तसिम ने अपनी बात जारी रखी। हसन, तुम अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में तकसीम करो और अली, हैदर, तुम अपनी टीम को 3 ग्रुप्स हैं। तुम 5 ग्रुप्स एक ही वक्त में इन 5 अड्डों पर हमला करोगे। वसीम, अब्बास, हैदर, वली और तौकीर मेरे साथ जाएंगे। याद रहे, हम सबको एक मखसूस वक्त में एक साथ दुश्मन पर हमलावर होना है। इज़ दैट क्लियर? उसकी पुरवकार और गंभीर आवाज़ खामोशी में एक अलग ही जादू बर्पा कर रही थी। यस सर। उन सब की यकीन दहानी पर वो सर इलादा थंब अप का इशारा करता अपने मखसूस आदमियों के साथ वहाँ से निकला और बाकी सब भी अपने अपने ग्रुप के साथ। सुनसान और वीरान कमरा नूरिया की दिल दहलाती चीखों से गूंज उठा तो हाशिर के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट डेरा जमा गई। नूरिया, जो कुर्सी नीचे गिरने की वजह से खुद भी मुंह के बल गिरने वाली थी, बर्वक्त तेजी से अपने दोनों हाथ ज़मीन पर जमाते खुद को ज़मीन पर गिरने से रोक गई। झटका लगने की वजह से कमर में तकलीफ उठ गई थी। राजा, वो मुश्किल वक्त में राजा को पुकारती फूट फूट कर रो दिया। उसे एहतियात से ज़मीन पर बैठ कर रोते देख हाशिर छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया, पैरों के पहले उसके करीब बैठ गया। उसे यूं अपने नज़दीक आते देख नूरिया अपने गिर्द लिपटी चादर में मजीद खुद को छुपाती खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी, जो वहशी बना से मारने के दर पर था। देखो, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो लड़ती कांपती उसके आगे हाथ जोड़ गई। उसे इस वक्त अपने बच्चे के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। इससे पहले कि हाशिर उसका कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देता, वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अभी तो बस जायदाद हासिल की है, अपने साथ किए गए धोखे का बदला तो अभी बाकी है। राजा के किए गए जुल्म का बदला तो अभी काफ़ी है। अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ। राजा का जुल्म याद करता हुए एकदम सेक पाता नूरिया के बालों को पकड़ गया। छोड़ो मुझे जलील इंसान। वो रोती हुई उस की जालिम गिरफ्त से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। गाली देती है? हाँ, मुझे हाशिर को गाली देती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो चीखता नूरिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर गया। थप्पड़ की इतनी शिद्दत थी कि नूरिया मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। सर एक झटके से ज़मीन पर लगा। वहाँ से निकलता खून ज़मीन को रगड़ने लगा। मैंने तुम्हें माफ़ किया हाशिर। मैंने तुम्हें अपने साथ किए गए हर जुल्म के लिए माफ़ किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमें रोज़े क़यामत माफ़ी तलाफ़ी के लिए एक दूसरे के रूबरू होने पड़े। उसके लहजे में और अल्फाज में छुपे कर अपने पल भर के लिए हाशिर का दिल ललचा दिया, पर उसे झिटक कर खुद को लापरवाह कर गया। नाजुक सी लाडोबली लड़की इतनी तकलीफ बर्दाश्त न करते होशो हवास से बेगाना होती चली गई।
आशीष चौक नजरों से उसे देखने लगा। इससे पहले वो मजीद कोई जुर्म करता, कमरे का दरवाजा एकदम खटखटा के आवाज से टूटा और 5-6 अफराद सैलाब की तरह तेजी से अंदर दाखिल हुए। इससे पहले वो अचानक होते हमले से संभलता, मुर्तसिम आंधी तूफान की तरह तेजी से आगे बढ़ता उस पर झपट पड़ा और उस पर घूंसों लातों की बरसात कर दी। उसे संभलने का मौका दिए बगैर मुर्तसिम उसे मारता जा रहा था। उसकी नजरें हाशिर से हटती जमीन पर खूद में लथपथ नूरिया पर गई तो उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगा। हाशिर को पास खड़े अपने आदमी की तरफ फेंकते वो नूरिया की तरफ लपका। नूरिया मेरी जान, उठो यार, वेकअप। नूरिया का सर अपनी गोद में रखता उसके गाल थपथपाने लगा। नजरें एकदम उसके जिस्म पर लगे खून पर गई तो पास पड़ी चादर पकड़कर तेजी से नूरिया के वजूद की गिर लिपेटने लगा। अब्बास, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। अब्बास को चीख कर हुक्म देता वो नूरिया को गोद में उठाए बाहर की तरफ भागा। उसकी गाड़ी तक पहुंचने से पहले अब्बास गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जैसे ही मुर्तसिम नूरिया को लिए गाड़ी में बैठा, ड्राइविंग सीट पर बैठे अब्बास ने तेजी से गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। नूरिया मेरी जान, हिम्मत करो प्लीज़, आंखें खोलो। वो बेबसी से कहता उसे खुद में भींच गया जो आंखें मूंदे पड़ी उसका जब तजवा रही थी। गाड़ी जैसे ही अस्पताल के बाहर रुक गई, अब्बास ने तेजी से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला तो मुर्तसिम नूरिया को बाहों में लिए अंदर की तरफ दौड़ा। नूरिया को उसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो बेचैनी से कमरे के बाहर चक्कर लगाता परेशान हाल खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने के बाद वो बिजली की तेज़ी से कमरे से बाहर निकलते डॉक्टर की तरफ लपका था वो। डॉक्टर, मेरी मिसेस कैसी है और मेरा बेबी? बेचैनी उसके अंग अंग से झलक रही थी। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। उसकी बात सुनकर मुर्तसिम को लगा सातों आसमान एक साथ उसके सर पर टूट पड़े हैं। एकदम धड़ाम से अपने पूरे कद समेत अस्पताल के एक ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली गई थी। डॉक्टर शायद तसल्ली भरे जुमले बोल रही थी पर अपने होश में कहा था। ऐसा इंसान होश में हो भी तो किस तरह रह सकता है जिससे एक झटके में उसकी पूरी दुनिया छीन ली जाए। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत का अंजाम जालिम हुआ करता है, ये बात आज पता चली थी। सर, अब्बास उसके मुकाबिल बैठा उसे कंधों से थामकर पकड़कर झंझोड़ता उसे पुकार रहा था। उसके झंझोड़ने पर वह अजनबी नज़रों से उसे देखने लगा। सर प्लीज़ देखें, डॉक्टर साहिबा कुछ कह रही हैं आपसे। अब्बास की बात पर मुर्तसिम ने गर्दन उठाकर नासमझी से डॉक्टर हुमा की तरफ देखा जो परेशान सूरत लिए उसे देख रही थी। डॉक्टर हुमा की बात याद आते हुए एक झटके छोटा। ये झूठ बोल रही है अब्बास, तुम बताओ झूठ बोल रही है ना? ये ऐसे कैसे कह सकती है मेरी रानी के मतलब? ये देखो अब्बास, क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? अब्बास का हाथ थामकर अपने धड़कते दिल के मकाम पर रख गया। देखो अब्बास, तुम्हें मेरा धड़कता दिल महसूस हो रहा है ना? मेरी सांसें चलती महसूस हो रही है ना? फिर मेरी रानी को कैसे कुछ हो सकता है? वह हंसियाने अंदाज में बोलता हिम्मत खो रहा था। सर प्लीज़ आप रिलैक्स होकर डॉक्टर की पूरी बात तो सुन लें प्लीज़। इससे पहले मुर्तसिम मजीद कुछ बोलता अब्बास उसे दोनों कंधों से थामकर हल्के से झंझोड़ गया। चौंक कर अब्बास की तरफ देखने लगा तो अब्बास उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दे लेने लगा। मुर्तसिम लड़ते हाथों को चेहरे पर फेरकर चेहरा साफ किया और उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर तासीर से उसकी हालत देखती 2 कदम करीब आई। मुर्तसिम अपनी लाल अंगारा होती आंखें फर्श पर जमाए खड़ा था। आंखें यूँ मालूम हो रही थी जैसे उनसे लहू टपक पड़ेगा। सर मैं ये कह रही थी कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बात बीच में छोड़ गई तो मुर्तसिम ने दोनों मुठ्ठियां पीछे अपने लब दांतों तले कुचल डाले। उसकी हालत देखकर डॉक्टर हुमा और अब्बास को लगा वो भी छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो देगा, क्योंकि हम नाव को बिलावजह इस कदर परेशानी दी। अल्लाह के फजल से मिसेस नूरिया का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, अब वो खतरे से बाहर है। उन्हें कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं क्योंकि अभी वो दवाई के ज़ेर असर सो रही हैं। डॉक्टर की बात पर मुर्तसिम ने एक झटके से सर उठाकर डॉक्टर की जानिब देखा। उसकी आंखों में मौजूद बेयकीनी डॉक्टर को बुरी तरह शर्मिंदा कर गई। आप सच कह रही हैं? तो उसे यकीन ना हो तो कि ना हो रहा था कि खुदा पर इस कदर मेहरबान हो गया है, उसे मौत से मोड़ के निकाल कर उसकी ज़िंदगी की तरफ धकेल दिया। डॉक्टर हुमा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। मुर्तसिम का चेहरा दमक उठा था। उसके दमकते चेहरे की जूत पूछने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था जब उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। आंखें एकदम तारीक हो गई थी। नूरिया को जब पता चलेगा हमारा बच्चा नहीं रहा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लाख जब्त करने के बावजूद अपने बच्चे का जिक्र करते मुर्तसिम की आंखें भीग गई। कितना खुश थे वो दोनों अपने बच्चे को लेकर, कितना सोच चुके थे, पर शायद अल्लाह की यही रजा थी। वो आंखें बंद करता खुद पर जब्त करने लगा। सर आपकी मिसेस और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर हुमा की आवाज़ पर से किसी खुशगवार झोंके की तरह लगी। वो पट से आंखें खोल गया। डॉक्टर हुमा के मुस्कुराते चेहरे ने उसकी खबर की तस्दीक की तो एकदम वहीं सजदे में गिर गया जिसका जिस्म हौले हौले लरज़ रहा था। आसपास गुजरते लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे जहाँ एक ऊंचा लंबा भरपूर जवान मर्द अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज़ था। या अल्लाह, मैं नवाजा गया हूँ मेरे मौला। मुर्तसिम की ज़ुबान पर इसी जुमले की गर्दान थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से फर्श पर सर उठाया, सर झुकाए ही दोनों हाथों में चेहरा थाम लिया। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ तो मुर्तसिम ने हाथ चेहरे से हटाकर मुड़कर देखा जहाँ उसका जिगरी दोस्त बासम आफरीदी उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। किसी अपने को अपने सामने देखते मुर्तसिम बेसाख्ता
उठा और बासिम के गले जा लगा। बासिम उसकी पीठ थपथपाकर उसे हौसला देने लगा। वो दोनों हाथों में हाथ डाले शॉपिंग करने में मगन थे। अरमिश का मूड आज काफ़ी अच्छा था और अरसम को भी 2 दिन बाद वापस जाना था प्रैक्टिस के लिए, इसलिए वो दोनों ये 2 दिन एक दूसरे की संगत में भरपूर अंदाज में बिताना चाहते थे। सबसे पहले वो उसे शॉपिंग करवाने माल ले आया। शॉपिंग के बाद उसका इरादा लंच का था। अरसम अरमिश को साथ लिए एक लेडीज शॉप के सामने रुका तो शॉप के अंदर नज़र डालते अरमिश का चेहरा लाल चौक पड़ गया। अरसम को मायूनी तेजी से पहले शॉप और फिर खुद को देखते देख अरमिश ने तेजी से अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। उसकी मासूम हरकत पर अरसम कहका लगाकर हंस दिया। छी, शर्म करें हस्बैंड। शर्म और खिफत के मारे उसके चेहरे से धुआं उठने लगा। जिसने की शर्म उसके फूटे कलम, यही अपना तो यही सोल है भाई, और अपनी खासुल खास और पर्सनल बीवी है, उसकी चीज़ों से क्या शर्म। अरमिश इसकी आंखों से अपने हाथ हटाती आंखें फाड़ती उसे देखने लगी, जो चेहरे पर शरारती मुस्कान सजाए शरीर नज़रों से उसे देख रहा था। तौबा इस्तग़फ़ार। वो खिफत से ज़ेरे लब बोलती आंखें चुराती वहाँ देखने लगी तो उसकी मुसीबत पर फिर से कहका लगाता मसरूर हुआ। आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। वो इल्तिजाई नज़रों से उसे देखती बोली कि कहीं उसके साथ जाने पर ही पसंद ना हो जाए। ओके, आप जाएं, इजी होकर शॉपिंग करें, मैं यहाँ साथ वाली शॉप पर जा रहा हूँ, आपके फ्री होने तक आ जाऊँगा। अरसम के जवाब पर अरमिश ने सुकून बड़ा सांस लिया। ओके, वो सर हिलाती शॉप के अंदर गई तो अरसम भी दूसरी शॉप में चला गया। 10 मिनट बाद जब अरमिश अपनी मतलूबा चीज़ें खरीदने के बाद बाहर आई तो अरसम वहाँ मौजूद ना था। वो वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस करते अरमिश ने जैसे ही गर्दन मोड़कर देखा तो सामने खड़े वजूद को देखकर उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग ज़मीन बोस हुए थे। खौफ और राज से अरमिश का पूरा वजूद लड़सने लगा। स्वीट हार्ट, गुज़िश्ता चंद महीनों ने तो तुम पर बहुत खुशगवार असरात छोड़े हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम मज़ीद हसीन हो गई हो। गलती करती जो तुम्हें हाथ से जाना दिया, वरना तुम ऐसी चीज़ तो हरगिज़ नहीं हो जिससे पीछा छुड़ाया जा सके। उसके चेहरे से टपकती खबासत और लहजे से झलकती हवस ने अरमिश के वजूद को अंगारों पर घसीट लिया। वो सुन बढ़ते वजूद के साथ एकदम ज़मीन बोस हुई तो सामने खड़ा वजूद पुरस्कार सा मुस्कुराता उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। अरसम शॉप से बाहर निकला तो अरमिश को देखने लगा पर उसे कहीं नजर नहीं आई। उसकी नज़र शॉप के बाहर ज़मीन पर गिरे शॉपिंग बैग और एक काले रंग के हैंड बैग पर पड़ी तो वो ठिठक गया। तेज़ी से उन चीज़ों की तरफ लपकते उसने सब चीज़ें चेक की तो उसका शक यकीन में बदल गया। ये तमाम चीज़ें अरमिश की थी पर अरमिश कहाँ थी खुद। अरसम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मोबाइल जेब से निकालते उसने अरमिश का नंबर डायल किया तो उसके हाथ में मौजूद बैग में उसका फ़ोन बजने लगा। शिट, मैं इतना लापरवाह किस तरह हो गया। टेंशन की वजह से उसका दिमाग माफ हो रहा था। हिम्मत करता पूरे माल में उसे देखने लगा पर वहाँ होती तो मिलती। अरसम सीधा मॉल के इंतज़ामिया के पास पहुंचा, उनसे CCTV फुटेज दिखाने की गुजारिश करने लगा। माना वो एक जाना माना खिलाड़ी था पर इस तरह किसी के लिए रूल्स नहीं तोड़ सकते थे वो, इसीलिए अरसम से माजरत करके वो गुस्से से पागल होने के दर पे था। पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे पर अरमिश का कोई अता पता नहीं था। परेशानी और बेबसी से अपने बाल नोचते एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया जिसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने तेज़ी से जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारी ज़रूरत है यार। उसके जुमले में के जवाब में न जाने क्या क्या कहा गया जिसके जवाब में सारी बात उसके गोर गुशार करने लगा। ठीक 10 मिनट बाद वो मॉल के कंट्रोल रूम में खड़ा सड़क आंखों से सामने LED पर CCTV फुटेज देख रहा था। दरिया काफ़ी देर से जैन का नंबर मिला रही थी पर वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। आखिरी दफ़ा कॉल करती वो झुंझलाकर कॉल काटने लगी थी जब कॉल उठा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? उसकी नरमी भरी आवाज़ पर एक पुरसुकून सांस खारिज कर गई। वालेकुम सलाम, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही थी मैं? धीमे लहजे में सवाल करते आंखें मुद्दे खुद में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से माल आया हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइएगा, वक्त निकाल कर आपसे रब्ता करता रहूँगा। अभी मुझे बाकी जल्दी है, बाकी बात रात में होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक ही सांस में बात मुकम्मल करता वो कॉल काट गया तो दरिया के दिल को मायूसी ने घेर लिया। उसने बाहर जाने का प्लान बनाया था। चलो कोई नहीं, जब जैन आएंगे तभी सही, वो खुद से कहते काफ़ी बनाने के घर से किचन की तरफ बढ़ गई। तुझसे बिछड़कर बाखुदा मैं जी ना सकूँगा एक लम्हा, आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ तुम्हें देखते देखते ही निकल जाए दम, शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूँ फिर भी है रहेगा वो कम। तेरा तसव्वुर मुझे देखे मौला ने मुझ पे किया है करम, आराम आता है दीदार से। वो जो चूल्हे के सामने खड़ी कढ़ाई में चम्मच चलाती मज़े से गुनगुनाती अपनी ही दुनिया में मगन थी। एकदम से झटका लगने पर मुड़ी अपने सामने पीछे खड़े वासिम के सीने से जा टकराई। वह हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी जो उसकी कमर की गिरद अपने दोनों बाजू बांधे आंखों में जज्बात का एक जहां समोए से देखने में मगन था। उसकी नज़रों की तपिश मोमल के चेहरे को झुलसाने लगी तो वो लरसी पलकों की झालर आरज़ों पर गिरा गई। आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो अपना
एक हाथ बासिम के सीने पर रखे और दूसरा हाथ से उसकी शर्ट के बटनों पर फेरती यूं ही झुकी नज़रों से पूछने लगी तो बासिम उसकी थोड़ी के नीचे अपने मजबूत हाथ की उंगली रखता उसका चेहरा ऊपर उठा गया। एक जालिम के दीदार के लिए दिल मचला तो उसकी दिल की पुकार पर लब्बैक कहते किचन कच्ची डोर से बंधा उस जालिम के पीछे चला आया। उसकी बोझल आवाज़ पर मोमिल उसकी आंखों में झांकने लगी। हाँ, किस जालिम ने कौन सा जुर्म कर दिया आप पर? वो अपना दूसरा हाथ भी उसके सीने पर जमा के तो उसके हाथ के नीचे मजबूती से धड़कता बासिम आफरीदी का दिल मोमिल आफरीदी की हथेलियां नम कर गया। उसके सवाल पर बासिम मोमिल की कमर के गिर्द बंधे अपने हाथों को हरकत देता उसे अपने नज़दीक कर गया। वो एक झटके से खुद भी उसके सीने से आ लगी। जुर्म ये हुआ है कि इससे पहले अपनी बात मुकम्मल करता मोमिल कसमसा कर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। जिस पर वो मजीद करीब करता वो पीछे चलते चूल्हे का बटन बंद करता अपने दोनों बातों मजबूती से मोमिल के गिर्द हमायल कर गया। मजलूम के करीब होकर जालिम की दास्तान सुनो ना। वो मोमिल लब भींचकर अपने होठों पर मचलती बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने लगी। उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस करते मोमिल का दिल जिस्म सुनसनाने लगा। वो अपने कांपते हाथ उसके कंधों पर रखते उसे पीछे हटाने की कोशिश करने लगी पर पीछे हटने के बजाय उसके दोनों हाथ अपने भारी हाथों में थामकर अपने पीछे मोड़ता उसकी कमर से लगा गया। उसने अपने तपते हुए लब मोमिल की शवाफ गर्दन पर रखे तो वह कपकपा उठी। प्लीज़, मुझे खाना बनाना है। उसकी कैद में बेबस पड़ती बता रही थी या इजाज़त ले रही थी इस बात का अंदाज़ा खुद भी ना था। छोड़ो, खाने को, रूम में चलता है। वो मजीद सुख पड़ती उस बेपाक इंसान की गिरफ्त से निकलने के लिए कसमसाने लगी जो वक्त और जगह का लिहाज किए बगैर अपनी ही मनमानियों पर उतर आया था। मुझे खाना बनाने दे प्लीज़, बहुत भूख लगी है। खाना बनाकर कमरे में ही आऊँगी ना। वो फिर वक्त अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे लालच देने लगी जैसे बच्चों को दिया जाता है। पहले वादा करो खाना बनाते ही कमरे में वापस आओगी। पीछे हटता उसकी आंखों में देखता वापस वादा लेने की खातिर अपना हाथ आगे बढ़ा गया तो मोमिल अपने कांपता लरजता हाथ उसके मजबूत हाथ पर रख गई। बासिम ने झुककर उसके मोमी हाथ की पुष्ट पर अपना लब रखा और उसका हाथ एक दफा अपने हाथ में दबाकर छोड़ता किचन से निकल गया। उसके जाने के बाद मोमिल अपने धड़कते दिल पर काबू पाते दिल पर हाथ रखकर अपनी सांसें हमवार करने लगी। वो छलांग लगाती नीचे उतरी और चूल्हे के आगे खड़ी होती चूल्हा चला गई। अब की दफ़ा खाना बनाते उसकी जुबान खामोश थी पर लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। सर में उठती ठेसों से उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। वो सर में उठती तकलीफ ने उसे कराने पर मजबूर किया। ये मैं कहाँ हूँ? वो सर हाथों में थाम कर सोचने लगी। फिर ऐसा ऐसा हवाल बहाल होने लगे तो एक एक करके हर बात दिमाग में आती उसे हकीकी दुनिया में पटक गई। उसे इतना यकीन हो चुका था एक दफ़ा पूरी तरह फंस चुकी है। हस्बैंड प्लीज़ आ जाएं। वो मुँह पर हाथ रखती अपनी सिसकियों का गला घोटने लगी। बाबा। दूसरे नंबर पर उसे अपनी बाप पूरी शिद्दत से याद आया था और अपने बाप का आखिरी दीदार भी। उस आखिरी दीदार का वाक़या पूरी जज़्बात के साथ ज़हन पर के पर्दों पर लहराया था। खटके की आवाज़ पर एकदम माजी से निकलकर हाल में लौटी तो नज़र सीधा दरवाजे के अंदर दाखिल होते वजूद पर पड़ी जिसे देखते ही उसका वजूद साकित हो गया। कैसी हो मिशी जान? उसकी आवाज़ पर अरमिश को लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डेल दिया हो। उसका सबसे बड़ा खौफ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो शख्स फिर से उसका मुकाबला आ गया जिसने मोहब्बत और इज्जत देकर उसकी रूह को छलनी कर दिया था। कैसी लगी ये मुलाकात? वो नफीस और खूबसूरत चेहरे के साथ कराहत बड़े लहजे में बोलता अरमिश को दरिंदा ही मालूम हुआ था। अरमिश के दिल ने बेसाख्ता ख्वाहिश की थी कि मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने इसी वक्त पहुंच जाए, पर हर दुआ कहाँ कबूल होती है इसी वक्त। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप हमें? जानते भी हैं हम आपको क्या समझते हैं अपना बाप? जब हमारे पापा फौत हुए उसके बाद आप मामा की ज़िंदगी में आए। मुझे लगा आप गंदे होंगे पर आपकी नरमी और मोहब्बत बड़े रवैये ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। आपने बाप के दर्जे पर होते हुए अपनी ही बेटी की रूह दागदार कर दी। सोचते हैं कि सगा सौतेला क्या होता है? रिश्ता तो रिश्ता ही होता है, फिर क्या सगा और सौतेला? पर आपने साबित कर दिया सौतेले और मुंह बोले रिश्ते महज नाम के ही होते हैं। जोश से बोलते आखिर में अरमिश की आवाज़ भर आ गई। बस लड़की कितने कान पकाने लग गई है। पहले तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी और अब कैसे फरफर जुबान दराजी कर रही है। इतना तो जान चुकी होगी कि इस मकसद की खातिर मैंने एक कदम उठाया है। उसकी मकरू सूरत देखते अरमिश ने तनफ्फुस से चेहरा मोड़ लिया तो यूं ही खुद को रद्द होते देख आलमगीर तेजी ने तेज में आकर आगे बढ़ता अरमिश के बाद मुट्ठी में दबोचता उसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया। उसकी जारजाना हरकत पर अरमिश सिसक कर रह गई। मुझसे मुंह मोड़ेगी, मुझे नफरत से देखेगी, तुझे तो मैं इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि मुझसे नफरत कर सके। आलमगीर तेजी ने तुर्शी से कहते उसके बालों को झटका दिया। देखें प्लीज़, हमें छोड़ते हमें जाने दें वरना हमारे हस्बैंड आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती उसे इल्तिजा करने लगी तो उसकी बात पर आलमगीर तेजी बुलंद दो बाला कह के लगाने लगा। हस्बैंड, और वो भी तुम्हारा? माना कि बहुत हसीन और मासूम कली हो तुम, पर तुम जैसी लड़की से कौन शादी कर सकता है जो अपने सौतेले बाप के साथ ही उसके कई दोस्तों का भी दिल बहला चुकी हो।
उसकी बातें अर्मिश को जिल्लत के अथाह गहराइयों में फेंक चुकी थी। चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पहले, इसके बाद हम कुछ सोचेंगे। सुनोगी कहानी? उसके सवाल पर अर्मिश सुर्ख नम आंखों से उसे देखने लगी। एक था बिजनेसमैन जिसका नाम था हसैन लशारी। उसको अपनी एक क्लास फेलो रानिया अनवर से मोहब्बत हो गई। रानिया अनवर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हसैन लशारी ने जब रानिया के घर रिश्ता भेजा तो उसके माँ बाप क्यों कुफराने निमत करते, उन्होंने खुशी खुशी हुसैन का रिश्ता कबूल किया तो हुसैन ने शादी की जल्दी डाल दी। फिर यूं ही एक माह के अंदर हुसैन और रानिया की शादी हो गई, जिसके कुछ अर्से बाद एक नन्ही सी परी इस दुनिया में आई। फिर एक दिन यूं हुआ कि अंधेरी रात में हुसैन को सड़क पर एक जवान औरत मिली जिसके साथ एक छोटा सा 6 साला बच्चा था। वो मदद मांगने की खातिर आगे आई तो मजबूर होकर हुसैन को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो जवान औरत हुसैन से सहारा मांग रही थी क्योंकि शौहर की वफात के बाद पहले ससुराल और फिर मायके वालों ने भी इसे घर बदर कर दिया। तो हुसैन अपनी हमदर्द तबीयत के बायस दोनों माँ बेटों को घर ले आए, जिस पर रानिया ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया। फिर जानती हो क्या हुआ? वो झुककर अर्मिश के सफेद पड़ते चेहरे की तरफ देखने लगा। वो इस कदर बेवकूफ़ तो ना थी कि अपने माँ बाप के नामों से ही नावाकिफ़ होती। उसी सगी माँ रानिया थी तो फिर जहाँ आरा कौन थी? क्या वो उसकी सौतेली माँ थी? इससे पहले कि मजीद कुछ सोचती, आलम की आवाज़ उस सोचों की दुनिया से बाहर खींच लाई। फिर यूँ हुआ कि हुसैन और रानिया की नन्ही पड़ी अर्मिश की दोस्ती जहाँ आरा के बेटे जैन से हो गई। जहाँ आरा शुरू से लालची तबीयत की हामिल थी। जब उसने हुसैन के घर के ठाट बाट देखे तो उसके दिल में शैतान आ गया। हुसैन जैसा खूबसूरत जवान, दौलतमंद और मोहब्बत करने वाला मर्द उसकी सोचों पर तारी हो गया और वो उस बड़ी महल की मलका बनने के सपने देखने लगी। वो हुसैन को रुझाने के जतन करने लगी। 3 साल गुजर चुके थे पर हुसैन जैसे वफादार मर्द को अपने जाल में ना फंसा सकी। जानती हो जहाँ आरा ने क्या किया? जहाँ आरा ने रानिया के मुंह पर सिरहाना रखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस कदर भयानक इंकशाफ पर अर्मिश की आंखें फटी की फटी रह गई। आज उसे समझ आ रही थी अपने बाप के मरने से पहले की गई बातें। हुसैन बेचारे ने बहुत सदमा लिया रानी की मौत पर। अब मसला तुम्हारा था, वो अकेला तुम्हें नहीं संभाल पा रहा था। फिर आखिर बेबस होते उसने जहाँ आरा से शादी कर ली क्योंकि उसे तुम्हारे लिए एक माँ की ज़रूरत थी और उसे तुम में एक अजीम माँ नजर आती थी। बेचारा हुसैन कितना नादान था। फिर जहाँ आरा की औकात ही बदल गई। अपर सोसाइटी में उठने बैठने वाली जहाँ आरा की मुलाकात एक पार्टी में मुझसे हुई। मुझे हमेशा खूबसूरती अट्रैक्ट करती है और जहाँ आरा जैसी खूबसूरत जवान औरत मेरे हवासों पर भी सवार हो गई। हम दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती आगे जाकर एक खास ताल्लुक में बदल गई। मैं जहाँ आरा के दिलकश बदन पर मर मिटा और जहाँ आरा मेरे पैसे पर। फिर एक दिन वो मुझे कॉल पर मुझे रानी की मौत का किस्सा सुना रही थी। जब हुसैन ने ये सब सुन लिया और जहाँ आरा पर झपट पड़ा। फिर जहाँ आरा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसने हुसैन को भी रास्ते से हटा दिया। माँ बाप का इकलौता हुसैन अपनी मनचाही बीवी के पास जा बचा। उसके मगरू कह रहे अर्मिश के वजूद में वहशत बर्पा कर रहे थे। माँ बाप की इस कदर बेदर्द मौत की रुदाद उसे चीखने पर मजबूर कर गई। उसे सदमा और दुख इस कदर ज़्यादा था कि आवाज़ हलक में ही अटक चुकी थी। वो पूछना चाहती थी क्यों, पर उसके अल्फाज ही अटक कर रह गए। पर अर्मिश पर पुरदर्दनाक इंकशाफात करता उसकी रूह कब्ज़ कर रहा था। उसे लगा ये सदमे बर्दाश्त न करते जल्द ही उसके जिस्म से रूह परवास कर जाएगी। उसने उसकी थोड़ी अपने गलीस हाथ में थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ करने लगा तो उसके लम्स पर अर्मिश तड़पती हुई खुद को उसके गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। ना माई लव, ऐसी गलती मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी धमकी की परवाह न करते वो घुट कर रोती सख्त मज़ामत करने लगी। उसके वजूद पर, उसकी रूह पर अब सिर्फ और सिर्फ अरसम का हक था। उसके दिलो जान अरसम की अमानत थी। फिर कैसे वो इस वहशी को अरसम की अमानत में खयानत करने देती? वो अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा गया तो अर्मिश ने एकदम बगैर कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर थूक दिया। जिल्लत और तौहीन के एहसास के बदौलत आलमगीर तेजी का चेहरा गैज़ो गज़ब से लाल पड़ गया। वो उल्टा हाथ का भारी थप्पड़ अर्मिश के नाजुक गाल पर पूरी शिद्दत से जड़ गया तो तकलीफ के एहसास से अर्मिश चीख पड़ी। मुझ पर थूकेगी? मुझ पर? आलमगीर तेजी पर? अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ तू खुद की मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। उसके हाथ खोलता और एक झटके से बिस्तर पर फेंक गया तो अर्मिश फूट फूट कर रोती किसी को मदद के लिए बुलाने लगी। पर इस उजाड़ में कौन उसकी मदद को आता? उसकी सिसकियों को उन दीवारों से टकराकर वहीं ख़त्म हो जाना था। इससे पहले वो अर्मिश की तरफ बढ़ता कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और आंधी तूफान बने दो वजूद कमरे में दाखिल हुए। आलमगीर तेजी को उस भी सोचने का मौका न मिला जब कोई बुरी तरह उस पर पल पड़ा। छोड़ मुझे कुत्ते! अपने मुँह पर पेदे पे पड़ने वाले घूंसों से वो बिलबिला उठा। उस इंसान ने जब उसके मुँह को छोड़ा तो छोड़कर उसकी गर्दन दबोची उसका रुख अपनी तरफ किया तो आलम अनजानी उस अनजान को देखने लगा। बेड पर पड़ी रोती मौत मांगने की दुआ करती अर्मिश की नज़र जब आलमगीर तेजी के साथ बढ़ते हुए वजूद पर पड़ी तो उसकी आंखें की पुतलियाँ फैल गई। हस्बैंड! उसके मुंह से सरगोशी से अपना नाम सुनता अरसम आफरीदी एक पल के लिए उसकी मुड़ा और अगले ही पल उसकी हालत देखने के बायस सुर्ख होती आंखें
फेर के आलम गर्देजी पर टिका गया। हाथ कैसे लगाया? उसकी दर्द आलम को कपकपाने पर मजबूर कर गई। पीछे खड़ा जैन अर्मिश की तरफ बढ़ा और ज़मीन में पड़ा दुपट्टा उठाकर उसके सर पर उड़ाकर उसे अपने साथ लगा गया। उसके साथ लगते ही अर्मिश उसके सीने से लगते फूट फूट कर रोने लगी। भाई, वो रोती उसे पुकार गई तो उसकी ऐसी हालत देख जैन ने खूंखार नजरों से अरसम अफरीदी की गिरफ्त में मौजूद आलम को देखा। बस भाई की जान, सब ठीक है, चुप हो जाओ, शाबाश, सब ठीक है। वो अर्मिश का सर थपाता उसे फिर प्यार से बहलाने लगा। हाथ कैसे लगाया? उसकी सर दबाव से झुरझुरी लेते आलम ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की पर नाकाम ठहरा। मैंने पूछा हाथ कैसे लगाया? अरसम गुस्से से धारता उसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद कर गया। उसके मुक्के की शिद्दत से आलम को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। तूने मेरी अर्मिश को हाथ भी कैसे लगाया? वो जुनूनियत से कहता उसके मुंह पर थप्पड़ और मुक्के मारता जा रहा था। जब आलम का मुंह लहूलुहान हो गया तो अरसम उसे नीचे फेंकता अपने पाँव से उसके पेट में ज़रबे लगाने लगा। वो तकलीफ से चीखता जा रहा था पर अरसम की उसकी किसी भी आह फरियाद पर कान न धरने के बजाय दीवाना मार उसे अपने ताप का निशाना बनाता जा रहा था। उसकी जुनूनियत भरी दीवानगी देख अर्मिश खौफ से जैन के सीने में मुँह छुपा गई। उसने अरसम का ये रूप आज तक न देखा था। वो सोच भी ना सकते थे कि हमेशा कूल माइंड रहने वाला इंसान इसके अंदर जुनूनी हो सकता है। अरसम, छोड़ दो यार, अभी बाद में देख लेंगे। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते जैन ने उसका ध्यान लड़ती कांपती अर्मिश की तरफ कराया था। अरसम ने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त करते अधमरी हालत में आलम को पीछे धकेला तो बेजान होता ढह गया। अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करता वो जैन की तरफ बढ़ा और उसके सीने में छुपी अर्मिश को बाजू से पकड़कर जैन से अलग करते अपने सीने में भींच गया। उसकी हरकत पर जैन ने घूरकर उस बेशर्म इंसान को देखा जो उसके सामने ही उसकी बहन को ही सीने से लगाए खड़ा था। उसकी घोड़ी को किसी खाते में ना लाते अरसम रोती हुई अर्मिश की पीठ थपथपाने लगा तो जैन ने नफी में से सर हिलाते कमरे से बाहर का रुख किया और बाहर निकलने से पहले उसकी नजर जमीन पर गिरे आलम पर पड़ी तो उसे टांगों से पकड़कर घसीटता कमरे से बाहर ले गया। सॉफ्टी, अरसम ने अपने सीने से लगी अर्मिश के बाल सुलाते नरमी से पुकारा पर और चुप रही। अर्मिश, वो पहली दफ़ा उसके नाम से पुकार रहा था पर जवाब न था। मेरी तरफ तो देखें से यार, वो बेबसी से कहते उससे खुद से अलग करने लगा पर मजीद उसमें घुसने लगी। अर्मिश, मैं परेशान हो रहा हूँ यार, प्लीज़ समझे। उसके कहने की देर थी। वो जो अल्लाह अल्लाह करके चुप हुई थी फिर से रोने लगी। हम बहुत डर गए थे हस्बैंड, अगर आप ना आते तो। उसकी आवाज़ से अरसम उसके खौफ का अंदाज़ा लगा सकता था। कैसे ना आता? अल्लाह ने आपकी हिफाजत का ज़ुम्मा मुझे दिया है, फिर कैसे वो मुझे आपकी हिफाजत के लिए ना भेजता? मुझे तो आना ही था। वो नरमी से कहता उसके सर पर बोसा दे गया। पर उसने मुझे कहा कि आप इससे पहले अपना जुमला मुकम्मल करते। अरसम झुककर उसके लबों पर उंगली रख गया। सब भूल जाएं, बस इतना याद रखिए कि अरसम आफरीदी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर नशीब व फराज पर आपके साथ है। अपने खूबसूरत अल्फाज उसके कानों में उतारता उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी पेशानी अपने लम्से मोतर कर गया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो कांपती आवाज़ में कहती। एड़ियों के बल ऊपर हुई तो अरसम इकरार के अंदाज में उसकी तरफ झुका। वो अपने नाजुक लब उसके शेरज़दा गाल पर रख गई तो अरसम आफरीदी को यूं महसूस हुआ जैसे किसी तपते हुए कोयलों पर ठंडी बवार बरसा दी हो। शादी के 8 माह में उसने पहली दफ़ा ऐसा इजहार किया था जो अरसम के कल्ब को शाद कर गया। वो फिर से उसके सीने पर सर रख के आंखें मूंद गई तो अरसम ने झुककर उसकी नम पलकों से सजी खूबसूरत सुनहरी आंखों पर अपने तपते हुए लब रखे। उसकी खेत अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। बस कर दो तुम लोग, बाकी का घर जाकर कंटिन्यू कर लेना। भी घर चलो प्लीज़। सैन की कड़कती आवाज़ पर दोनों चौंक कर अलग हुए, फिर उसकी बात समझते एक दूसरे को देखकर हंस दिए। चलें? अरसम ने अपनी कुशादा हथेली अर्मिश के सामने फैलाते मान से पूछा तो मुस्कुराती हुई सर इस बात में हिलाती उसकी हथेली पर अपना हाथ रख गई। एक दूसरे से कदम मिलाते हुए अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। उसे मोबाइल जेब से निकालकर आंखों के सामने किया तो मोबाइल की स्क्रीन पर दरिया कॉलिंग जगमगा रहा था। मुस्कुराते हुए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उसके खुशगवार अंदाज में ली गई सलाम के जवाब में न जाने ऐसे क्या कहा गया कि इसके पाँव बेसाख्ता ब्रेक पर पड़े। क्या? किस हॉस्पिटल? उसकी हरकत और बुखलाए अंदाज पर अरसम और अर्मिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं आ रहा हूँ, कॉल करता गाड़ी स्टार्ट करता तेज़ी से आगे बढ़ा। क्या हुआ है जैन, सब ठीक है? अरसम ने इस्तफामी अंदाज में पूछा तो जैन लब भीषण नफ़ी में सर हिलाने लगा। दरिया हॉस्पिटल के ICU में है। उसके जुमले पर अरसम ने हैरत से जबकि अर्मिश ने झुंझे से उसे देखा। ये दरिया कौन है और क्या हुआ है इसे? अर्मिश के सवाल पर अरसम ने एक नज़र ड्राइव करते हुए जैन पर डाली जो जब्त करने की कोशिश में था। दरिया जैन की फ्रेंड है और उसे क्या हुआ है ये अस्पताल जाकर ही पता चलेगा। अरसम के जवाब पर अर्मिश सर हिला गई। अस्पताल पहुंचकर जैन तेजी से ICU की तरफ बढ़ा जहां सामने बेंच पर दरिया के पेरेंट्स बैठे थे। वो तेज कदम उठाता दरिया के माँ की तरफ बढ़ा। आंटी, दरिया कैसी हैं, क्या हुआ है उन्हें? उसकी बेचैनी से पूछने पर दरिया की माँ रोते हुए उसे देखने लगी। बेटा आप कौन हैं? दरिया के पापा के सवाल पर उसकी मामा भी सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं दरिया का क्लास फेलो हूँ, आप प्लीज़ बताएं उसे क्या हुआ है? वो आंखें बंद करता झूठ बोल गया। पता नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी। लंच के लिए उसे बुलाने गई, जब उसके कमरे में गई तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसकी नाक से बहुत खून बह रहा था।
हम उसे जल्दी से अस्पताल ले आए। कब से अंदर है पर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। दरिया की माँ बताते हुए फिर से रोने लगी तो साथ खड़े उनके शौहर उनके कंधे पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली देने लगे। इससे पहले मजीद कुछ पूछता कमरे का दरवाज़ा खुला। 3 डॉक्टर्स बाहर निकले। दरिया के माँ बाप से पहले जैन डॉक्टर की तरफ लौका। डॉक्टर, क्या हुआ दरिया को? वो कैसी हैं आप? उसकी बेचैन अंदाज पर डॉक्टर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। शी हैज़ ब्लड कैंसर। डॉक्टर के अल्फाज पर पहाड़ बनकर उसके सामने खड़े लड़के के सर पर टूटा जो उसकी इश्क की तमाम मनाजिल तय कर चुका था। पेशेंट को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं, पर ख्याल रहे वो ज़्यादा ना बोले। डॉक्टर कहता वहाँ से चला गया तो दरिया के माँ बाप तेज़ी से उसके कमरे की तरफ बढ़े। उनके जाने के बाद जैन करीब पड़े बेंच पर ढह गया। या अल्लाह! वो सर दोनों हाथों में गिराकर दिलसोज आवाज़ में अपने मालिक को पुकार गया। उसे यूं ही बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया। अपनी सोचों में घूमता जब कंधे पर पड़ते एक हाथ ने उसे सोचों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में पटका। वो चौंक कर सर उठा गया। सामने ही दरिया की वालदा खड़ी थी। जाओ बेटा, जाकर उससे मिल लो। उनकी बात पर सर हिलाता उठा और लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो दुश्मनी जहाँ मौजूद थी। वो लड़ते हाथों से गिलास तोड़ ढकेल कर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, नजर सीधा बेड पर पड़े उस वजूद पर पड़ी जिसने पहली नज़र में उसका दिल धड़का दिया था। उसके दिल में बंजर जमीन पर कदम जमाए थे। वो उसे देखता धीरे धीरे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहाल पड़ी, हर वक्त गुलाबी रहने वाली रंगत में सुर्दियाँ गीली हुई थी। नाजुक लब पैरीज़दा हुए थे। हाथों की नीली नसें वाजियाँ दिख रही थी। हर वक्त ऊंची पौनी में कैद रहने वाली घनी जुल्फें सराहने बिखरी पड़ी थी। पूरा वजूद नालियों में जकड़ा था। उसकी हालत देखकर जैन का दिल 100 टुकड़ों में बटा था। उसे लगा उसका दम घुट जाएगा उसे ये हालत देखकर। नहीं, मैं इन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, खुद से कहता जैसे वापसी के लिए कदम उठाने लगा। उसकी मौजूदगी महसूस करती दरिया धीरे से आंखें खोल गई। जैन! उसकी नहीब सी पुकार पर हर सोच झटकता तेजी से उससे बढ़ा। हाँ, मैं यहाँ ही हूँ। उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। जैन? उसकी पुकार पर हंकार भर गया, अलबत्ता नजरें अब भी झुकी थी। नज़र उठाकर मुझसे बात करें। वो टकर बोलती उसे नई तकलीफ में मुब्तला कर गई। प्लीज़। उसके कहने पर लब भींच कर अपनी तकलीफ पर काबू पाता नजरें उठाकर अपनी आंखें दरिया की बोझल आंखों पर जमा गया। उसकी नम आलूद सुर्खी माइल आंखें देखकर दरिया का दिल धक से रह गया। उसने कहाँ देखा था जैन करदेजी को ऐसी शिकस्ता हालत में। जैन, मैं ठीक हूँ। उसकी बात के जवाब में जैन ने जिन नज़रों से उसे सड़ता पैर देखा, वो शर्मिंदा होकर आंखें नजरें झुका गई। वो उसे देखता रहा, फिर एकदम उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे बाहर जाता देखकर वो आंखें मूंद गई। 2 आंसू खामोशी से बंद आंखों की पलकों की बाढ़ से बहकर कनपटी पर बह गए। 2 मिनट बाद उसे कमरे में फिर से कदमों की चाप सुनाई दी तो आंखें खोलकर देखने लगा जहाँ पहले जैन कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसके पीछे ही हाथों में व्हीलचेयर पकड़े एक नर्स व्हीलचेयर लेकर उसके करीब आई, फिर एहतियात से उसके हाथों पर लगी नालियाँ उतारने लगी। दरिया उलझकर से ये सब देख रही थी जब नर्स पीछे हटी और जैन चलता उसके करीब आया। उस वाली नजरों से उसकी आंखों में झांकने लगी, पर एक जवाब दे भी गया। उस पर झुककर उसे बाहों में उठा गया। उससे उठती भीनी भीनी खुशबू दरिया को कप पाने पर मजबूर कर गई। वो हौनक बनकर से देखने लगी जो उसे एहतियात से व्हीलचेयर पर बिठा रहा था। उसे व्हीलचेयर पर उठाने के बाद जैन उसके पीछे आया और व्हीलचेयर को कमरे से बाहर ले जाने लगा। जैन इससे पहले अपना जुमला मुकम्मल कर पाती उसे खामोश करवा गया। उसे लिए कॉरिडोर में आया जहाँ दरिया के माँ बाप बैठे थे और आते जाते लोगों का तांता बंधा हुआ था। दरिया के माँ बाप ने नासमझी से उन दोनों की तरफ देखते उठ खड़े हुए। व्हीलचेयर की कॉरिडोर के बस में रोकता वो घूमकर उनके सामने आया। आंटी अंकल, मुझे आप लोगों की मौजूदगी में दरिया से कुछ कहना है। दरिया के वालिदैन की तरफ रुख करके कहता उनको वापस दरिया की तरफ रुख फेर गया। दरिया की आंखें फैल गई जब जैन करदेजी उसके ऐन सामने घुटनों के बल बैठ गया। दरिया, जिस दिन पहली दफ़ा मैंने देखा था उसी दिन मैं जान गया था कि आप मेरे वजूद का वो गुमशुदा हिस्सा हैं जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। क्या आप मुझे मुकम्मल करेंगे? मैं चांद तारे तोड़ लाने के वादे नहीं कर सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके हमकदम रहूँगा, फिर वो सांसें चाहे आपकी हों या मेरी। आप अपने बाप की शहज़ादी हैं, पर मैं आपको अपने दिल और ज़िंदगी की मलका बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे दिल की मलका बनेंगी? अपने तमाम हुक्म मुझ नाचीज़ को सौंप कर मुझे मोतबर करें। दरिया, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद अफराद आंखों में इश्तियाक और इस्तेजाब लिए एक शहज़ादी के कदमों में झुका देख रहे थे। कुछ लोगों ने हाथों में पकड़े मोबाइल में तेज़ी से वीडियो बनानी शुरू कर दी तो कोई से यस के नारे लगा कर उस सबसे बेनियाज वो हैरत से बड़ी होती आंखें उस पर जमाए, दोनों कांपते हाथ होंठों पर जमा गई। आंसू तेजी से गालों से फिसलते जा रहे थे। उसने एक नज़र घुमाकर अपने माँ बाप की तरफ देखा जो खुशी से आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते अस्पताल में सारे इलाके उसे हाँ कहने को बोल रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर अपने सामने बैठे शख्स को देखा जो उसके तलबगार और सवाली बना बैठा था। दरिया ने हाथ मुंह से हटाए, फिर धीरे से उसके लब हिलने लगे। वहाँ मौजूद
इंसान बेसब्री से उसके बोलने का मुंतज़िर था, पर जब वो बोली तो सबकी सांसें अटक गईं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो बार-बार यही अल्फ़ाज़ दोहराने के साथ-साथ नफ़ी में सर हिलाने लगी। वहाँ मौजूद हर इंसान की आँखें में जुट पिट गई। वो अफ़सोस से शहज़ादे को देखने लगे, जो उसके इनकार पर बेयकीन बैठा उसे तकता ही चला जा रहा था। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती हिचकियों से रोने लगी तो उसकी तबीयत बिगड़ने के ख़्याल से ज़हन का रंग सफ़ेद पड़ने लगा, पर साथ ही ज़हन के पर्दों पर लहराता एक जुमला तीर बनकर उसके सीने में पेवस्त हुआ था। औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। क्या वाक़ई दरिया अपनी पहली मोहब्बत आज तक ना भूल सकी? क्या आज भी दरिया शाह का दिल अरसम आफरीदी के लिए धड़कता था? वो लब भींच कर आंखें सख्ती से बंद करता अपना चेहरा झुका गया। एक आवारा आंसू उस मजबूत इंसान के गालों पर बहुत तेज़ी से उसकी बेड में जज़ब होता इतने मजमा में उसकी ज़ात का भरम रख गया। पूरा मजमा खामोश हो चुका था। इस पैरेंट से इंसान की मोहब्बत के जवाब में मिलने वाला इनकार हर किसी को दुखी कर गया। मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूँ। मेरे ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं। ये भी नहीं जानती कि अगला सांस भी ले सकूँगी या नहीं। ऐसे में किस तरह एक इंसान का थाम लूँ जो सिर्फ मोहब्बत के लायक है। वो मोहब्बत जो मेरी ज़ात से उसे ना कभी मिल सकी और ना ही कभी मिल पाएगी। एक मरता हुआ इंसान किसी को उम्मीद की क्या डोर संभाल सकता है? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती ज़ैन। वो अपनी ज़ात को लेकर बेहद शफ़ाक़ हो रही थी। उसकी बार बार मरने की गर्दान सुनकर ज़ैन ने तड़प कर सर उठाया। उस बेरहम की आंखों में झांका जो अपने अल्फाज से ही उसकी जान लेने के दर पे थी। उसकी गोद में पड़े उसके पीले रस्ते कांपते हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया। क्या वाकई आपकी इस कदर पुरुम्मीद है? आपको लगता है कि आपकी सांसों का कोई भरोसा नहीं, पर क्या आपको इस बात का भी यकीन है कि मैं आपसे ज़्यादा जी सकूँगा? क्या आप इस पर यकीन है कि मेरी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा लिखी है? ऊपर वाले ने बताएं। उसके हाथों पर गिरफ्त करता बोला तो रोती हुई नफ़ी में सर हिला गई। मौत का वक्त तो सब का मुकर्रर है, आपका भी और मेरा भी। हमारी ज़िंदगी की डोर पर ऊपर वाले के हाथ में है। वही जानता है कि किसकी ज़िंदगी कितनी है। क्या आपका ईमान इस कदर कमज़ोर है कि आप उस पाकज़ात से मायूस हो चुकी हैं? मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। हर बात भुलाकर सिर्फ एक बात का जवाब दें। क्या मेरी इतने अरसे की मोहब्बत भी आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ना बना सकी? क्या आपको मेरा साथ नागवार लगता है जो आप मुझे अपनाने से कतरा रही हैं? उसकी पुरशक्वा आंखों के सवाल पर वो फूट-फूट कर रो दी। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे ज़ैन। मैं नहीं चाहती मेरा चंद लम्हों या चंद दिनों का साथ आपको उम्र भर को रोक दे जाए। आप क्यों नहीं समझ रहे? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। उसके अल्फाज ज़ैन पर बिजली बनकर नाज़िल हुए। दरिया उससे मोहब्बत करती थी। ज़ैन गर्देजी से क्या हकीकत है या महज़ कोई ख्वाब, एक हसीन ख्वाब? दरिया, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करती हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, बस। उसे कंधों से थाम कर उसकी आंखों में देखता शिद्दत से बोला तो हाँ में सर हिलाती फिर से रो दी। ज़ैन ने उसके कंधों से अपने हाथ हटाए, उसके चेहरे से आंसू साफ करने लगा। मजमा में खुशी से चीखों पुकार मच गई। अस्पताल का गार्ड 2 दफ़ा आकर मना कर चुका था, पर असर किसको हो रहा था? दरिया के पास उठता ज़ैन दरिया के वालिदैन की तरफ गया जो पीछे ही खड़े थे। उसके चेहरे के तासुरात से कुछ भी जानना मुश्किल था। ज़ैन का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो गला खनकाता उनके बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। अंकल, आंटी, मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्हें अपने निकाह में लेना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता कि हम दोनों की ज़िंदगी कितनी लिखी है, पर जितनी भी सांसें बाकी हैं, मैं चाहता हूँ बाकी ईमानदार सांसें हम एक दूसरे के संग गुजारें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक मैं आपकी बेटी का साथ निभाऊंगा और उन्हें इतना खुश रखूँगा कि लोग रश्क करेंगे। प्लीज़ मुझे नामुराद मत लौटाइएगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। आपके आगे दामन फैला रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी की नवीं सुना दें। घुटने के बल बैठकर दरिया के वालिद के दोनों हाथ थामकर दरिया के बाप की तरफ देखकर इल्तिजाए करता वो उसके दोनों को इस कदर मजबूर कर गया कि उन्हें माननी ही पड़ी। ठीक है, मैं मंजूर है। अपने वालिदैन को बुलाओ ताकि दरिया की कुछ सेहतियाबी के बाद बाकी मामला तय किए जा सकें। दरिया के वालिद की बात पर जहाँ ज़ैन सरशारी से झूम उठा, वहीं वालिदैन के जिक्र पर उसका चेहरा तरीक पड़ गया। अंकल, मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है मेरे बचपन में ही, और मेरे वालिद दूसरी शादी कर चुके हैं। मैं अकेला ही हूँ। फैमिली के नाम पर एक अच्छा दोस्त है, बस उसकी फैमिली ही आप मेरी फैमिली समझें। मैं चाहता हूँ आज और इस वक्त हमारा निकाह हो जाए ताकि जल्द से जल्द मैं खुद दरिया के इलाज की जिम्मेदारी उठा सकूँ। अस्पताल के गार्ड ने वहाँ आकर सख्ती से सबको जाने को बोला तो फिर इस मंजर का भरपूर मजा लेते आवाम मुंह बनाती अपने अपने रास्ते हो गई, जबकि ज़ैन गर्देजी फ़ोन जेब से निकालता गवाहान का इंतजाम करने लगा और साथ ही दरिया की तरफ बढ़ा ताकि उसे कमरे में ले जा सके। फिर आधे घंटे में अस्पताल के बिस्तर पर कैंसर जैसे मर्ज के आखिरी स्टेज पर खड़ी एक दिलकश साहिरा उस हसीन मर्द से निकाह में बंध गई जो पहले से उसे पहली नज़र की मोहब्बत कर बैठा और अब गोदे गोदे इश्क में डूबा हुआ था। उसे 2 दिन बाद होश आया था। उसकी आंख खुली तो खुद को अनजान जगह देखकर परेशान हो बैठी। उठने से एकदम कमर में शदीद दर्द उठा था। खुद के साथ वो हादसा याद आया तो एकदम खौफज़दा हो गई। उसका हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया था। अपने वजूद के साथ जुड़े वजूद को महसूस करके उसने गहरी सांस भरी। आंखों से तशक्कुर के आंसू बहने लगे। खुद पर किसी की गहरी नज़रें महसूस करके उसने
नजरें घुमाकर देखा तो सामने सोफे पर बैठा गहरी नजरों से उसे देखता जा रहा था। उसका हुलिया देखकर नूरिया भुंचका कर रह गई। कोई और होता तो उसे ना पहचानता, पर उसकी रूह की साथी थी, वो कैसे ना पहचानती। सफेद शलवार कमीज पर ऑफ वाइट चादर कंधों पर फैलाए, पैरों में काली पेशाबी चप्पल पहने, वो टांग पर टांग जमाए बैठा किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था। हर वक्त पोनियां जुड़े में बंधे रहने वाले शानों तक आते लंबे बाल इस वक्त फौजी कट में मौजूद थे। घनी दाढ़ी मूछों की जगह हल्की दाढ़ी और घनी मूछें उससे इस राजा से बिल्कुल मुख्तलिफ बना रही थी, जो 1 साल से नूरिया के साथ था। पर अपनी इस हालत में नूरिया को वजाहत का शाहकार मालूम हो रहा था। हर रूप में ही ये शख्स मुकम्मल मेरा है और सिर्फ मेरा। दुनिया के दिल ने धीरे से सरगोशी की तो वो उसे लपट कर चुप करवा गई। वो एकदम अपनी जगह से उठा और मजबूत कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर उसे देखने में इस कदर मोह थी कि उसका करीब आना महसूस ना कर सकी। होश तो तब आया जब उसके पीछे मौजूद बेड पर उसके दोनों अतराफ हाथ जमाए उस पर झुकाया। राजा उसके सख्त तेवर देखकर उसकी जुबान साथ छोड़ रही थी, पर वो मजीद झुकता उसके कान की लो दांतों तले दबा गया तो नूरिया सिसक उठी। आह राजा! वो सिसकती उसकी कमीज का कॉलर दोनों हाथों में दबोच गई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई नूरिया मुर्तसिम यज़दान कि आप अपनी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डालें। कान की लो पर उसके दांतों की गिरफ्त और गर्दन पर पड़ती उसकी गर्म सांसों को महसूस करते नूरिया का सांस अटकने लगा। मैं तो बस आपकी खातिर। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती हुए एकदम उसके चेहरे पर चिपका उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। उसके लम्स में इतनी शिद्दत महसूस करते नूरिया की आंखें फैल गई। जब वो काफ़ी देर पीछे ना हटा तो सांस लेने की तगदो करती उसके कंधे पर हाथ मारने लगी तो पीछे हटा और उसका सुर चेहरा देखने लगा। बहुत गलत किया आपने मेरी जान, बहुत गलत। उसके लहजे में छिपे शिकवे पर नूरिया तड़प उठी, पर वो पीछे हट गया। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलता नूरिया तेजी से बेड से उतरती उसके पीछे लपकी और उसे कॉलर से थाम उसका रुख अपनी तरफ कर गई। वो जो उसकी हरकत से अनजान था एकदम झटके से उसकी तरफ मुड़ा। इससे पहले कि इससे टकराकर नूरिया नीचे गिरती वो एकदम फुर्ती से उसे अपनी बाहों में भरता अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हमाइल कर गया। नूरिया का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा और उसकी धड़कनें मुर्तसिम के सीने में मदगम होने लगी। वो कुछ संभली तो मुर्तसिम आंखों में तैश का समुद्र लिए उसे खुद से अलग करता दोनों कंधों से थाम गया। पागल हो गई हैं आप? आखिर कब अकल आएगी? कभी तो कोई काम करने से पहले सोच लिया करें। कोई भी कुछ भी कहे आप तस्दीक के बगैर उसके हुक्म की तकमील करने निकल पड़ती हैं। आपको मेरे अलावा हर इंसान की बात पर यकीन है। क्यों नूरिया, आखिर क्यों? आप जानती हैं आपने क्या किया है आज? वो गुस्से से भपड़ता उसे छोड़ गया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई राजा, कपकपाती आवाज़ में कहते उसके सीने पर सर रख के फूट फूट कर रो दी तो मुर्तसिम लब भीज गया। गलती नहीं, गुनाह हुआ है आपसे नूरिया। शोहर से चुप कर गैर मर्द से रब्ता रखने को गलती नहीं गुनाह कहा जाता है। उसके कारदार अल्फाज पर नूरिया तड़प कर उसके सीने से सर उठाती बहती हुई आंखों से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ राजा, हमारे बच्चे की कसम, मेरी नीयत गलत नहीं थी। ना ही मैं आपसे बेवफाई का सोच सकती हूँ। आपसे बेवफाई का सोचने से पहले मैं मरना, इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल कर पाती मुर्तसिम उसके चेहरे पर झुकता उसके बाकी ईमानदार अल्फाज पी गया। उसके रम्स में जानापन महसूस किए वो मजामत किए बगैर सख्ती से आंखें मूंदे उसके रहमो करम पर खड़ी थी। उसे किसी किस्म की मजामत न करता देख मुर्तसिम उसका ख्याल करते खुद ही पीछे हट गया। पीछे हटते ही नज़र सीधा उसके चेहरे से टकराई जहाँ वो सुर्ख रंगत लिए आंखें बंद की खड़ी लड़स रही थी, जबकि दोनों हाथ उसकी शर्ट पर जमे हुए थे। वो थोड़ा सा झुका और उसके भारी वजूद को अपनी बाहों में भर कर बेड की तरफ बढ़ा। उसे आराम से बेड पर लेटाकर उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उस पर झुक गया। वो अश्कों भरी आंखों लेकर उसकी आंखों में देखती रही। वो भी चंचल उसके चेहरे को नहारता रहा, फिर पीछे हटता उसके कंधे पर सर रखकर उसके पहलू में लेट गया। वो अपने दोनों हाथ उसके वजूद के गिर्द बांध कर सुकून महसूस करता थकी सांस खारिज कर गया। बहुत थका दिया है आपने मुझे। आपकी गैर मौजूदगी मुझे खोखला कर देती है। आप नहीं जानती मैं कितनी मुश्किलों से दुआएं मांग मांग कर आपको हासिल किया है। आपका हिज्र वो खसारा था जो मैं पूरी उम्र कमर सीधी ना होने देता, पर अल्लाह मुझ पर मेहरबान हुआ है। आप मुझे अता कर देंगे। आपके विसाल ने मेरी ज़िंदगी के तमाम महरूमियों को कहीं पर्दापोश कर दिया। मुर्तसिम हसन यज़दान के लिए नूरिया मुर्तसिम का साथ एक नेमत है, ऐसी नेमत जिसका पूरी उम्र शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। उसके कंधे पर सर रखे अपने मीठे अल्फाज उसके कानों में उतारता वो उसकी धड़कनें मामूल से बढ़ा गया। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करता नूरिया की सांसें तेज़ होने लगी। तुम बहुत गलत समझ रही हो मोमल, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। वो जान गया था कि हर हकीकत से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है अब। आपका बहुत शुक्रिया। जितनी हकीकत जान चुकी हूँ मेरे लिए इसे हजम करना बहुत ही मुश्किल है। इससे ज़्यादा जानने की मुतमनी नहीं हूँ। वो दुश्मनी से कहती एकदम उठी और ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई, जबकि बासिम उसे आवाज़ें देता रह गया। ड्रेसिंग रूम में आकर दरवाजे के साथ लगकर ज़मीन पर बैठती फूट फूट कर रो दी। आज उसे खुद पर तरस आ रहा था। आखिर उसका कसूर ही क्या था? मोहब्बत करना इतना बुरा अमल तो नहीं था जो उसका गुनाह बन गया था, पर वो नादान शायद ये ना जानती थी कि उसके
का गुनाह मोहब्बत नहीं था, उसका गुनाह वो इकरार था जिसने कैरन मैडम से किया था। वो इजहार मोहब्बत जो मोमल अफरीदी ने बासिम अफरीदी से किया था, वही उसकी सबसे बड़ा खता बन गया था। मोहब्बत एक फितरी और बेख्तियारी अमल है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, पर जिस चीज़ पर इंसान का जोर चलता है वो उसका नफ्स पर काबू पा लेने से इंसान हर गुनाह से बच जाता है। इंसान को सबसे ज़्यादा जलील उसका नफ्स ही करवाता है। अगर मोहम्मद आफरीदी अपने नफ्स पर काबू पाया होता तो और बासिम आफरीदी से सारी मोहब्बत ना किया होता तो हालात मुख्तलिफ होते। बासिम आफरीदी बेशक उसका फर्स्ट कज़न, उसका बेस्ट बडी था, दोनों एक ही छत तले रहते थे, पर थे तो नामहरम। एक अच्छी लड़की गैर महरम से खुल्लम खुल्ला इजहार करके अल्लाह की बात अपनी नज़रों में भी बुरी लड़की बन जाती है। ज़मीन में बैठकर रोती मोमल आफरीदी को अपनी गलती का शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था। वो एक ऐसे पछतावे की आग में दरवाजे के बाहर बैठा शख्स भी जल रहा था कि काश उसने अपनी मोहब्बत के एतबार की डोर थमाई होती। बासिम आफरीदी मोहब्बत तो कर बैठा, पर अपनी मोहब्बत को ही मोहब्बत का यकीन ना दिला सका। अगर बासिम आफरीदी मोमल आफरीदी को एतबार और एतमाद की डोर थमाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। एतमाद के बगैर किसी भी रिश्ते की डोर कच्चे धागे की तरह होती है जो उसे ज़रा से तनाव से टूटकर बिखर जाती है। दरवाजे के दोनों तरफ बैठे वजूद अपनी गलतियों पर खुद को सरजनिश कर रहे थे। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक से वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे पर लगने वाली छोटी छोटी ज़रबें उसे बता चुकी थी कि दरवाजे पर कौन है। मामा मामा मिनाहिल की आवाज़ ने मज़ीद यकीन दहानी कराई तो मोमल गालों से नमी साफ़ करती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, जहाँ मिनाहिल नींद से बड़ी आंखें लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मिनाहिल दोनों हाथ ऊपर उठा गई तो मोमल ने झुककर उसे बाहों में बैठे उसके गालों पर बोसा दिया और उसे ले बेड की तरफ बढ़ी। कमरे में एक नज़र डाली तो बासिम कहीं ना दिखा। मोमल का दिल मज़ीद दुखी हुआ। क्या हुआ मामा की जान, क्यों उठ गई? वो मिनाहिल को बेड पर लिटाकर उसके बालों में उंगलियां चलाने पूछने लगी। मी हंग्री। उसकी तोतली जुबान पर मोमल को उस पर और प्यार आने लगा, जिसके इजहार के तौर पर मोमल के दोनों गाल चटाचट चूमने लगी। रुको, मामा भी दूध लाती हैं। उसका फीडर पकड़ती कमरे से निकलने लगी जब बासिम दरवाजे में नमोदार हुआ। मिनाहिल को फीड करवा के लॉन में आओ, मुझे बात करनी है। उसकी कोई भी जवाब दिए बगैर वहीं खड़ी तो उसे चंद पल देखने के बाद बासिम वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद मोहम्मद ने गहरा सांस भरा और फीडर पकड़ती किचन की तरफ चली थी। वो दरिया के सिराने बैठा से एक तक तकता जा रहा था। 3 दिन हो चुके थे उनके निकाह को और दरिया की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसकी पीली रंगत और हल्के जर्द आंखों को अंदर को धंसी हुई आंखें और पीढ़ी ज़्यादा लब जैन को हिला रहे थे। पिछले 5 माह से वो जैन के सामने हर वक्त स्कार्फ से सर ढक कर आती थी। इस बात का राज भी जैन पर निकाह के बाद खुला था। उसके घने और स्याह और कमर को छूटे बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। उसे पता भी न चला कब एक अवारा आंसू बलगों की सरहद पार करता दरिया के हाथ के पुष्ट पर जा गिरा। दरिया ने धीरे से आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, जो सुर्ख आंखें लिए उसे देखता जा रहा था। जैन। दरिया के पुकार पर भी उसका इर्तिकाज़ ना टूटा। जैन। आपके बाद उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया तो जैन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ मेरी जान, कुछ चाहिए आपको? उसके फिक्रमंदी से पूछने पर वो नफ़ी में सिर हिलाने लगी। डर लग रहा है? जैन के पूछने पर सर हाँ में हिला गई। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब होगा, मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन है। वो दरिया के साथ साथ खुद को भी तसल्ली दे रहा था। मुझे ऑपरेशन से नहीं डर लग रहा। उसकी बात पर उलझ गया। किस चीज़ से डर लग रहा है आपको? वो उसके गाल छोड़कर पूछने लगा। आपसे बिछड़ने का खौफ है मुझे मौत से नहीं बल्कि आपसे बिछड़ने का डर है। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा जीना चाहती हूँ। वो कहते ही वो उठ फूट कर रोने लगी तो जैन से खुद में भींच गया। दोनों की आंखें नम थीं। जुदाई का खौफ दोनों को सता रहा था। कल उन्हें सर्जरी के लिए अमेरिका जाना था और दरिया बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैं आपके साथ हूँ मेरी जान, फिर कैसा खौफ? हमें एक साथ बहुत सा जीना है। अभी इतनी जल्दी भी क्या है? आपकी जान नहीं छोड़ने वाला मैं। शरारत से कहता उसकी नाक से अपनी नाक टकरा गया। मिनाहिल के लिए फीडर बनाकर वो कमरे में आई तो बेड की साइड टेबल पर एक सुर्ख रंग की डायरी पड़ी थी। वो इग्नोर करती मिनाहिल के पास आई, उसे फीड करवाने लगी। दूध पीकर वो सो गई तो वो तजस्सुस से मजबूर होकर डायरी लेकर सोफे पर बैठ गई। डायरी के पहले सफ़े पर बड़े हरूफ में अपना नाम लिखा देखकर मोमल चौंकी। फिर जैसे उसने डायरी पढ़ना शुरू की उसकी आंखें खुलती चली गई। बासिम की मोमल से मोहब्बत, फिर रोजीना की कॉल और रोजीना की ख्वाहिश, फिर रोजीना की मौत के बाद मिनाहिल का बासिम के पास आना, घर वालों से झूठ कहना, फिर बासिम के पाकिस्तान वापसी से लेकर मोमल की शादी तक एक एक वाक़या बिमा तारीख इस पर दर्ज था। डायरी ख़त्म करने के बाद वो साकित चामिन बैठी थी जब कोई धीरे से उसके पहलू में आ बैठा। मोमल ने गर्दन घुमाकर देखा तो बासिम उसके नज़दीक तरीन बैठा था, उसे ही देख रहा था। वो सब कुछ भूलती एकदम उसके सीने से लगती रोती। क्यों किया ऐसा बासिम, क्यों मुझ पर यकीन नहीं किया आपने? इस वक्त मुझे एतमाद में लिया होता तो इतने सालों की दूरियां ना आती हमारे दरमियान। बासिम इसे ज़ोर से गोद में भींच गया। माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। वो उससे बार बार माफ़ी मांगता, उसके चेहरे के हर नक्श को चूमता उसे पागल कर रहा था। बासिम मुझे वह दूध फलांगने लगा तो मोमल कपकपाती हुई इसे रोकने की कोशिश करने लगी। खामोश रहो, बहुत दूर रह लिए, अब रूह से करीब तर आने दो हमें। आज 2 जानों को एक हो लेने दो। वो सरगोशी में कहता
उसे बाहों में भरकर बेड की तरफ ले गया। उसे बेड पर लिटाकर बासिम मिनाहिल को एहतियात से उठाकर कॉट में डाला और खिड़की के आगे पर्दे बराबर करता बेड की तरफ आया, जहाँ वह सुकड़ी सिमटी पड़ी थी। वो कमरे में जलती वाहिद बत्ती भी बुझा गया। उसके पहलू में नीम दराज होता उस पर घने साए के माने झुक गया। उसके पूर को अपने प्यार की बरसात में भिगोने लगा। हस्बैंड प्लीज़ जल्दी करें, और कितना वक्त लगाएंगे? दरिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और आज 3 माह बाद जैन और दरिया वापस आ रहे थे। 1 माह पहले जब आलमगीर तेजी और जहाँ आरा की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हुई तो तदफीन के लिए जैन ने वापस आना चाहा, पर दरिया की वजह से वापस ना आ सका। अरमिश और अरसम ने उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने जाना था। अरमिश तैयार बैठी थी, पर अरसम था कि उसकी तैयारी ही मुकम्मल ना हो रही थी। आ गया जाने अरसम, इतना गुस्सा क्यों करती हो यार? माना कि आप गुस्से में हसीन लगती हैं, पर मुझ मासूम के दिल का भी कुछ ख्याल क्या करें। उसके करीब आता उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच गया तो अरमिश एक झटके से उसके साथ आ लगी। हस्बैंड प्लीज़ हमारी तैयारी ख़राब ना। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती अरसम झुककर उसकी बोलती बंद कर गया। पीछे हटने के बाद उसे देखकर आँख मारता सीटी की धुन बजाता हेयर ब्रश करने लगा तो उसकी बेबाकी पर अरमिश दांत पीस कर रह गई। फिर लिपस्टिक उठाकर अपने मेकअप सही करने लगी। फिर बाल बनाकर उसके सामने आया और इसका अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। चलें? अरमिश मुस्कुराकर से हिलाते उसके मजबूत हाथ में अपना नाजुक हाथ थमा गई तो दोनों हंसते मुस्कुराते बाहर की तरफ चल दिए। उसने धीरे से आंखें खोली तो एक पल को समझ ना सकी कि वो कहाँ है। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द की लहर पूरे वजूद में फैल गई। वो करा कर दोबारा पीछे को होकर गिर गई। मुतसिम जो पास सोफे पर बैठा अपनी बेटी को हाथ में लिए इसे प्यार करने में मसरूफ़ था, उसे कराते देख बेबी को कार्ट में डालकर खुद उसके पास आया और उसे आराम से पीछे बिस्तर पर लिटाया। उसे लिटाने के बाद उसके माथे पर झुकता उसकी पेशानी पर बोसा दे गया। इस कदर खूबसूरत और अनमोल तोहफा देने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। इतनी प्यारी बेटी देकर आपने मेरी ज़िंदगी की तमाम कमियों को पूरा कर दिया है। उसके मीठे अल्फाज सुनकर वो सुदकी से आंखें मूंद गई। मुर्तसिम मुझे हमारी बेटी को देखना है, वो नकाहत भरे लहजे में बोली तो मुर्तसिम मुस्कुराता और पीछे हटा और बेबी कार्ट की तरफ बढ़ा। एक बाजू में अपनी बेटी को पकड़ा और दूसरी से नूरिया को सहारा देकर बिठाया और उसकी गोद में बेबी को डाला। उसे देखकर नूरिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। ये कितनी प्यारी है मुर्तसिम, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी प्यारी हमारी बेटी है। उसकी बात पर मुर्तसिम गहका लगाकर हंस दिया। पर मुझे तो पूरा यकीन है क्योंकि ये बिल्कुल आपकी जैसी है। उसकी सरगोशी पर नूरिया के चेहरे पर गलाल बिखर गया। शुक्रिया नूरिया, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी तारीख ज़िंदगी को अपनी मौजूदगी से रोशन करने के लिए। मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि अगर नूरिया ना होती तो मुर्तसिम इंसान का भी कोई वजूद ना होता। आप मेरे लिए सरापे सुकून है। उसके माथे पर अकीदत बड़ा भरोसा देता उसकी ज़ात को मोतबर कर चुका।